कॉट से गिर गई थी, खाट पे जिसपे वो सो रही थी बेड पे, बेसिकली वहां से गिर गई थी। उसकी वजह से उसके ब्रेन में हल्की सी वायरिंग की प्रॉब्लम हो गई है। रिफ्यूज टू द तहसीलदार दैट आई वॉन्ट सेंड माई डॉटर। तहसीलदार को इतना बोलने की हिम्मत नहीं थी रामलाल में कि यार मैं तो नहीं भेज रहा अपनी डॉटर को। तो ही वाज लाइक आई हैव टू ओबे हिज कमांड। टीचर बोलती है वेल डन, वेरी गुड। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अफेक्शन के साथ, प्यार के साथ, प्यार से को। Hello everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to संकल्प भारत फाउंडेशन YouTube चैनल। आज हम लोग एक और चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है भोली एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? बिकॉज इस चैप्टर से इतने सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भोली एक लड़की है तो आप समझो कि फेमिनिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो समझो कि एजुकेशन से, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। डाउरी इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, टॉपिक है ना, डाउरी ली जाती है तो उससे रिलेटेड आपसे वैल्यू बेस्ड के क्वेश्चंस बनेंगे। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, 2-3 और मिल जाएंगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर, बुलिंग के ऊपर, काफी कुछ है इस चैप्टर से जो आपको बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये जो चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरे साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की आपको करनी है। चैप्टर अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ में पढ़ लीजिए। बुक हाथ में होना जरूरी है, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। मैं यहाँ आपको स्लाइड में पूरा चैप्टर लिख के लाई हूँ, अंडरलाइन करूंगी जिन जिन लाइनों को। आपने वो लाइनें नोटबुक में लिख लेनी है या फिर आप उनको बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। उनको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट है किसी भी चैप्टर को समझने के लिए। इससे क्वेश्चंस के आंसर लिखने में हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा बस चलो चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को पढ़ाना शुरू करती हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग देख लेना, क्वेश्चन आंसर्स भी लिखेंगे हम लोग, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी मैं आपको लास्ट में सेशन के कराऊंगी। हाँ, एक और चीज, आरटीसी में इस चैप्टर में से आपको साथ ही साथ कराती जाऊंगी। तो 1 या 2 स्लाइड्स कंप्लीट होते ही मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी, आंसर आप लोग मुझे चैट सेक्शन में देंगे और क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी हम लोग करेंगे। तो इससे हम लोग की प्रैक्टिस भी होती जाएगी, चैप्टर भी पूरा आज ही लर्न हो जाएगा इसी वन शॉट में। ठीक है, चलो चैप्टर की करते हैं शुरुआत। चैप्टर का नाम है भोली, राइटर है इसके A.K. अब्बास। ओके, तो आपको समझ आ गया, इंडियन स्टोरी है ना? कैसी स्टोरी है? इंडियन। A.K. अब्बास नाम से पता चल गया, अदरवाइज तो राइटर का जो नाम होता है आपको पता ही है, कहीं फॉरेन वर्ड होगा, वैसे नाम होंगे तो हमें पता चल जाता है अमेरिकन है या ब्रिटिश है। लेकिन अभी हमको पता चल गया इंडियन राइटर A.K. अब्बास। भोली स्टोरी है, इंडियन कल्चर से इतना ज्यादा आप लोग रिलेट कर पाएंगे। इंडिया में विलेज में गर्ल्स की कैसी हालत होती है उससे रिलेट कर पाएंगे। शादी के टाइम कैसी सिचुएशन रहती है उससे रिलेट कर पाएंगे। जो दूल्हा है जो आता है घोड़ी चढ़ के, वो किस तरीके से डाउरी मांगता है शादी होने से पहले, एकदम मूवी स्टाइल में, है ना? कि मैं फेरे ले रहा हूँ या मैं वरमाला पहना रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं तो नहीं अंदर आऊंगा बारात लेके, सबसे पहले मुझे इतने पैसे लाके दो। तो बिल्कुल वैसा सिचुएशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एजुकेशन मैंने बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे एक गांव की लड़की कॉन्फिडेंट बन सकती है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ अ करेक्ट टीचर इन हर लाइफ, वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिस्क्राइब किया गया है स्टोरी में। ठीक, चलो तो क्वेश्चन की बात कर ले। सबसे पहले जैसे ही आप अपना चैप्टर खोलते हैं, बिफोर यू रीड में आपको पढ़ने को मिलता है व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। तो नाम पता चल गया आपको, भोली लड़की का नाम है, भोली भाली सी एक लड़की होगी, वही हमारा मेन कैरेक्टर है। इसीलिए हमने यहाँ क्वेश्चन किया है व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के जो पापा है उसके लिए वरी क्यों करते हैं? क्वेश्चन का आंसर हमें चैप्टर के अंदर मिलेगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे चैट सेक्शन में अभी बता सकते हैं। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। भोली को स्कूल क्यों भेजा गया, ये आपसे क्वेश्चन किया जाता है चैप्टर के अंदर। अनयूजुअल है मतलब कि कोई अच्छा रीजन नहीं है, ये अननेसेसरली रीजन दिया गया है भोली को स्कूल भेजने के लिए उसके फादर के थ्रू। तो क्या रीजन है वो हमको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हम लोग करेंगे चैप्टर के अंदर। शुरू करें, कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। चैप्टर में आपको जो मेन कैरेक्टर मिलने वाले हैं वो है भोली। मेन हमारा जो गर्ल है चैप्टर की, एक्चुअल नेम उसका सुलेखा है, बिकॉज वो भोली भाली है, इनोसेंट है, इसीलिए उसको भोली बोलते हैं। ठीक है, नाम क्या है उसका? सुलेखा। तो एक आपका आरटीसी बन गया, व्हाट इज दी
नेम, रियल नेम ऑफ भोली, आप बोलिए सुलेखा। रामलाल ऑफ कोर्स उसके पापा का नाम है। विशंबरनाथ कौन है? उसका नॉट सो गुड हस्बैंड जो बनने वाला था, है ना, नॉट सो गुड वुड बी हस्बैंड। विशंबरनाथ आता है डोली लेकर, बेसिकली उसकी शादी होती है तो वो आता है बारात में भोली के साथ। बट आपको चैप्टर को पढ़ने के बाद रियलाइज होगा कि भोली बहुत छोटी है और विशंबरनाथ की जो एज है वो ऑलमोस्ट 50 है। ऑलरेडी शादी हो चुकी है, बड़े बड़े बच्चे हैं, पर फिर भी रामलाल भोली का फादर विशंबरनाथ से शादी कराता है, तो वो सिचुएशन भी आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, देखो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट भोली हो गया, सेकंड हो गया उसकी टीचर, थर्ड हो गया रामलाल उसका फादर, और फोर्थ हो गया आपका विशंबर। ठीक है, अच्छा फिफ्थ नंबर पे हमारे पास में भोली की मदर भी है, बट उनका ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ उनका मेन कैरेक्टर नहीं लिखा है। बाकी यस, भोली की मदर भी यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर बन जाती थी। ये होगी टीचर, ये हो गया रामलाल, ये हो गया विशंबरनाथ, ये हो गई भोली। ठीक है भाई, कैरेक्टर देख लिया आप लोगों ने, एक बार सब लोगों ने देख लिया। ठीक है, चल अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हमें भोली के बारे में थोड़ी सी चीजें बताई जाती है कि भोली कौन है। एक छोटी बच्ची है, 1 महीने की थी तो कॉट से गिर गई थी, खाट पे जिसपे वो सो रही थी बेड पे, बेसिकली वहां से गिर गई थी। उसकी वजह से उसके ब्रेन में हल्की सी वायरिंग की प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉपर बोल नहीं पाती है, बोलते टाइम स्टैमर करती है। फिर उसको स्मॉल बॉक्स भी हो गए थे, उसकी वजह से उसकी जो बॉडी है उस पर रैशेज आ गए हैं, पिंपल्स बने हुए हैं, निशान हो गए हैं, मतलब मार्क्स हैं थोड़े थोड़े, उसकी वजह से भी वो अच्छी नहीं लगती। दिमाग उसका कम चलता है, हल्का सा बैकवर्ड टाइप से है, इसकी वजह से भी बच्चे उसको अपना दोस्त नहीं बनाते। तो भोली एक्चुअल में एक भोली लड़की है। क्लियर हो गया? ओके, सो हर नेम वाज सुलेखा, ये आपकी स्टार्टिंग की लाइन है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक, तो उसका नाम क्या है? एक्चुअल सुलेखा है। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से ही उसको हर कोई क्या बुलाता है? भोली। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन होगी कि उसका नाम तो हो गया सुलेखा, बट चाइल्डहुड से एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। आप टेंस देखिए कौन सा वाला है, हैड बीन कॉलिंग, मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात हो रही है, उसको भोली बुला रहे हैं बचपन से ही। तो तब से लेके अब तक कोई काम चला आ रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड बीन कॉलिंग हर भोली। तो आप चाहें तो आप अपने आंसर में भी यही वाला टेंस लिख सकते हैं। आपकी टीचर जब देखेगी कि बच्चा अपने आंसर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख रहा है, वाह वाह वाह, बच्चा तो बड़ा स्मार्ट है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो भोली द सिंपलटन उसका पूरा नाम था, और ये अपने आप में एक कीवर्ड हो जाएगा बच्चों। क्या है? भोली द सिंपलटन, सिंपल सिंपल लड़की, बहुत ही सिंपल सीधी सादी, भोली सीधी सादी लड़की। ओके, अच्छा अब ये सीधी सादी क्यों है? इंट्रोवर्ट है, बातें नहीं करती, चुप रहती है इसलिए, या एक्चुअल में इसे कोई प्रॉब्लम है इसीलिए? तो दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्स, क्योंकि इसको कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं इसीलिए, और बच्चों की तरह बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रही है बचपन में, बहुत ज्यादा सोशल नहीं रही है, और इसी वजह से ये कम बोलती है और डरती है। कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। तो हमें हमारी लाइफ में कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना, तो हमको बस एक पर्सन मिल जाए ना, कोई अच्छा गाइड मिल जाए, कोई अच्छी टीचर मिल जाए, कोई अच्छा फ्रेंड मिल जाए, पेरेंट्स अगर हमको समझने लगे, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है खोया हुआ। बिकॉज व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट एवरीवन बिलीव्स इज that every student, every child, every human being is different and skilled and perfect and a star already, full of talent. आपको सिचुएशंस की वजह से, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो जाती हैं कि आप कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खोते जाते हैं। जैसे ही आपको ऐसा पर्सन मिल जाए जो बोले आपको आ रहे, तेरे को पता भी है तेरे अंदर क्या टैलेंट है, जस्ट लाइक हनुमान जी। हनुमान जी के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज थी, बट वो भूल गए। फिर उनके जो गुरु थे जामवंत, जो उनके साथ में थे, उन्होंने याद दिलाया, तेरे को पता है तू छलांग लगा सकता है, तेरे को पता है तू फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। तो उन्हें सब याद आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम खतरनाक वाला हो गया, राइट। तो उसी तरीके से भोली की लाइफ में भी उसकी टीचर आएगी जो उसको कॉन्फिडेंस बना दे, कॉन्फिडेंट बना देगी। ओके, नाउ शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ, क्या है, नंबरदार रामलाल। तो रामलाल की फोर्थ डॉटर थी, इसका मतलब क्या हो गया, 3 और है, उनके भी नाम लिखे आएंगे, वो भी हम पढ़ लेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। When she was 10 months old, जब वो 10 मंथ की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. ठीक है, तो जब 10 मंथ की थी तो हुआ क्या कि वो कॉट से गिर गई थी। She had fallen off the cot,
खाट खाट खटिया बेड बेसिकली जिस पे बैठते हैं मतलब सोते हैं, है ना। एंड ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड, शायद ऐसा हुआ होगा that it had damaged some part of her brain। तो देखो भोली के बारे में आपको पता होना चाहिए, भोली द सिंपलटन, फोर्थ चाइल्ड ऑफ हर फादर रामलाल, and was perhaps her brain got damaged because she fell off the cot in her childhood, है ना। ठीक है, ओके, दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसी वजह से वो कैसी बन गई थी, एक बैकवर्ड चाइल्ड थी। तो देखो ये कीवर्ड हो गया भोली के लिए, एंड केम टू नोन एज भोली, इसीलिए उसको सब भोली बुलाते थे, द सिंपलटन। क्लियर हो गया ये पैराग्राफ में आपको कितने पॉइंट्स बता दिए। भोली के साथ में प्रॉब्लम क्या हुई, कौन से नंबर की चाइल्ड थी, 4 नंबर की, पापा का नाम क्या था, उसका रियल नाम क्या था, भोली क्यों बुलाते थे उसको, बेसिकली आपको यहाँ पता चल गया। ओके, एक और प्रॉब्लम हुई इसके साथ में, बर्थ टाइम पर द चाइल्ड वाज वेरी फेयर, बड़ी सुंदर सी और गोरी सी थी एंड प्रिटी, बट व्हेन शी वाज 2 इयर्स ओल्ड, जब 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम हुई। ओनली द आईज वर सेव्ड, आंखें सही थी, बाकी सारा फेस पे स्मॉल पॉक्स हो गए थे, बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, तो उसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो डिसफिगर हो गई, फिगर में गड़बड़ आ गई, मतलब पोजीशन चेंज हुई बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। तो एक तरीके से क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है ना, मान लीजिए मेरी स्किन एकदम क्लीन है, ओके, किसी बच्चे की कोई स्किन क्लीन है, अब अगर इस पे मार्क्स आ जाते हैं, पोक मार्क्स आ जाते हैं, तो हम उसको बोलेंगे डिसफिगर हो गया, मतलब कि पोजीशनिंग जो स्किन की है वो चेंज हो गई, तो या मार्क्स आ गए, बेसिकली आप समझो कि हमारे चेहरे पे दाने आ गए, मार्क्स पड़ गए, ये पोक मार्क्स आ गए, ठीक है। तो उसका जो फेस है वो कैसा हो गया, डल हो गया। अब जो मार्क्स है वो हमेशा रहेंगे। तो अभी इससे भी क्या होता है, ऑल्दो वी से दैट हमको किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, बट अगर आपकी स्किन क्लीन नहीं है, फेस पे मार्क्स हैं, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे ही हिल जाता है, आप सबमिसिव हो जाते हो, आप हेजिटेट होते हो अपने आप को ओपन अप करने में, ऊपर से अभी और आपको पता चलेगा ये बोल भी नहीं पाती है ठीक से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इसने डिसाइड किया मैं चुप रहूंगी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5 इयर्स तक की थी, तो बोल भी नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, बाद में जब बोलना सीखी, शी स्टैमर्ड, वो स्टैमर करने लगी। देखो डिफिकल्ट वर्ड्स वैसे यहाँ लिखे हुए हैं आपके लिए, जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक है। स्टैमर, आवाज बोलते टाइम थोड़ा हकलाना, आवाज में थोड़ा सा वाइब्रेशन होना, तो स्टैमर करती थी। दी अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, तो आपने नोटिस किया होगा, देखो छोटे बच्चे होते हैं, इनको तो नहीं पता होता एक दूसरे पे हंसेंगे तो दूसरे वाले के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, उसको बुली कर रहे हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है ना, बच्चों को थोड़ी रियलाइज होता है। बट जो और जिसके ऊपर द वन हु इज बीइंग मेड फन ऑफ knows the problem, knows the actual effect of it, आप फील करने लगते हो कि अरे यार सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि मैं चुप रहूं, और धीरे 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 आप इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हो कि आपको खुद नहीं पता चलता कि अब आप लोगों के सामने बात भी नहीं करते, बोलते भी नहीं हो। तो सेम केस किसके साथ हुआ, भोली के साथ हुआ, जब वो छोटी थी, 5 इयर्स की थी, तो बच्चे उस पे हंसते थे और उसको मिमिक भी करते थे। मिमिक मतलब उसकी नकल बनाना, अगर वो हकला के बोल रही है तो बच्चे भी हकला रहे हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, तो इसीलिए उसने चुप होना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, अब उसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा मतलब कम कर दिया। ओके, नाउ रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, अच्छा 4th डॉटर थी, बाकी 7 चिल्ड्रन थे, तो 3 सन थे, 4 डॉटर थी। अब देखो यहाँ पे बॉयज एजुकेशन में, सन एजुकेशन एंड डॉटर एजुकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सन को भेजा गया, जितने भी इसके बेटे थे उनको भेजा गया बाहर शहर में पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा बोला गया कि वो पढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे और घर चलाएंगे। बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया शहर में, स्कूल आसपास जितने थे उनमें पढ़ लिया, बोला ठीक है इनकी तो शादी होनी है, बेटी पराया धन और एक दिन चली जानी है, तो इनको क्या पढ़ाना, क्यों इसमें इन्वेस्ट करना है इनकी पढ़ाई में। तो इस तरीके से सुलेखा को भी स्कूल भेजने में इसके पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं थे, तो सारे बच्चे बॉयज पढ़ने गए, गर्ल्स पढ़ने नहीं गई। नाउ सो 3 sons and 4 daughters and the youngest of them was भोली। तो आपको समझ आ गया, 7 बच्चों में 3 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, सबसे छोटी हमारी भोली है। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink। किसकी बात हुई है, रामलाल की। रामलाल कौन है, एक प्रॉस्पेरस फार्मर है, फार्मर किसान, प्रॉस्पेरस अच्छा खासा, पैसे वाला, ठीक ठाक। ओके,
एक किसान के पास में अच्छी खेती हो तो मतलब बोला जाता है कि बच्चों को खाने पीने को अच्छा खासा मिलेगा, तो बच्चे हेल्दी हैं। इसीलिए उसके जो देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, क्योंकि किसान के पास अपना खेत होता है तो आपके पास अनाज बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज में, राइट। अगर अच्छा खासा किसान है, अपने खेत है उसके पास में, तो बच्चों को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, तो सारे हेल्दी थे, भूली नहीं थी। बिकॉज उसका लक, या फिर आप बोल सकते हैं जो प्रॉब्लम्स उसके साथ में थी उसकी वजह से वो हर चीज में लैक कर रही थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़ के सब बढ़िया थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी। सन जो थे उनको स्टडी करने के लिए कहाँ भेज दिया गया था? सिटी में। देखो एक एक लाइन आपको लग रहा होगा कि यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। जब आपसे पूछा जाएगा ना कि बताइए भोली किसके फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो आपको ये सारी लाइन देखो इंपॉर्टेंट लगेंगी। भोली 7 चिल्ड्रन थे, 3 बेटे थे, बच्चों को तो बाहर भेज दिया था, गर्ल्स वर स्टडीइंग देयर, उनमें से सबसे यंगेस्ट थी। भोली के बारे में 2-3 चीजें, उसके पापा फार्मर थे, प्रॉस्पेरस थे, सब बच्चे हेल्दी थे, उसको छोड़ के सारी लाइनें आपको लिखनी रहेंगी, इसीलिए सारा सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट आता जा रहा है। Okay, so the son had been sent to the city to study in schools and later in colleges. बेटों को भेजा गया। Of the daughters, राधा the oldest had already been married. तो राधा की ऑलरेडी शादी भी हो चुकी है। तो देखो भोली इतनी छोटी है, राधा ऑलरेडी उसकी जो सबसे बड़ी सिस्टर है उसकी शादी हो चुकी है। उसके बाद में आता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, सेकंड डॉटर थी मंगला, उसकी हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, उसकी जो मैरिज है वो सेटल्ड है, शादी हो जाएगी। एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा। राधा, मंगला, चंपा एंड सुलेखा। ऑल्दो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सुलेखा का नाम आपको बस पता होना चाहिए। इसमें बस ये बताया गया है कि राधा की हो गई है, उससे जो छोटी वाली है उसकी सेटल है, और जो तीसरी वाली है उसके बाद फिर भोली का नंबर। क्योंकि गांव में, विलेजेस में जहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक ही काम होता है पेरेंट्स का, बड़े बड़े लड़कों को जॉब करवाना, मतलब जो भी किसान करेंगे जो भी करेंगे, लड़कियों की करके शादी करना। वो एक तरीके से इसको जॉब की तरह समझते हैं। एक ही होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी तो इस तरीके से भोली का भी नंबर आने वाला है ऑब्वियसली। ओके, सो दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। हु वी आर टॉकिंग अबाउट, राधा की तो हो गई है, उससे छोटी वाली की सेटल्ड है, जो तीसरी वाली है उसकी भी इजीली हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज दे वर गुड लुकिंग। अब यह स्पेशली गुड लुकिंग किसको बोला गया है? यहाँ स्पेशली चंपा को गुड लुकिंग बोला गया बिकॉज उसके लिए ही ब्राइड ग्रूम ढूंढना है। लेकिन ये जो लाइन है वो भोली के लिए नहीं है, उस पर एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज भोली वॉज नॉट अ गुड लुकिंग गर्ल, राइट। इसीलिए उसका फादर वॉज वेरी वरीड अबाउट हर। तो आपको समझ आ गया, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया गया था उसका आंसर ये रहा। व्हाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट हर डॉटर भोली? Ramlal was worried about Bholi because she had neither good looks nor intelligence. आंसर लिख पाएंगे आप लोग? इंपॉर्टेंट लाइन होगी आपके लिए, देखो पूरा क्वेश्चन आपका यहां से आंसर कर देगा, ठीक है। So Ramlal was worried about Bholi because neither she was good looking nor she was intelligent. ना उसमें दिमाग था बहुत अच्छा कि भाई लुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्ची बड़ी समझदार है, घर का सारा काम कर लेती है, खेत चला लेती है ना, तो कर दो शादी। ना उसके अंदर इतना टैलेंट था, बिकॉज ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी बैकवर्ड थी उस टाइम पे। और आपको चैप्टर के एंड होते होते पता चलेगा कि बैकवर्ड थी, दिमाग कम था वाली बात ठीक है, बट वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ज्यादा बोलेगी उसको। और उसने जैसे जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन किया, कॉन्फिडेंट बनती गई, उसकी सारी प्रॉब्लम सही हो गई, स्टैमर भी सही हो गया, दिमाग कम चलता था वो भी सही हो गया, सब सही हो गया। तो कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, राइट। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप समझोगी सब बेकार है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वो आ गया तो सब सही हो जाएगा। बोली के साथ तो देखो यही हुआ है स्टोरी में। सो नेक्स्ट शुरू करते हैं। बोली वो 7 years old when, इसके आगे मैं आरटीसी करने वाली हूँ आप लोगों से, ठीक है। आरटीसी नंबर 1, 2, 3 इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। बोली वो 7 years old when मंगला was married, मंगला की शादी हो गई, भोली 7 years की हो गई, ओके। राधा की हो गई, मंगला की हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन द विलेज। चलो 7 years की जब भोली है तो गांव में क्या हुआ है, एक प्राइमरी स्कूल खुला है। किसके लिए? स्पेशली गर्ल्स के लिए। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तो हर गांव का एक तहसीलदार होता है, ठीक है। तो वो तहसीलदार जो था वो आया इसकी ओपनिंग सेरेमनी में, जैसे कहते हैं इनॉग्रेशन है आज हमारे स्कूल का, प्लीज आना रिबन काटने के लिए कोई आ जाए। तो किसको बुलाया गया? तहसीलदार को बुलाया गया। He said to रामलाल, अच्छा फिर रामलाल was a very prosperous farmer, सबको पता था रामलाल के बारे में। इसके अलावा रामलाल was उसको कुछ ऑफिशियल, उसको कुछ मिला हुआ है यहाँ पर, रिप्रेजेंटेटिव है किसी चीज का अपने गांव में ना, तो एक मेन पर्सन है गांव का, तो इसीलिए तहसीलदार आता है रामलाल से क्या बोलता है
एज अ रेवेन्यू ऑफ, अच्छा लिखा हुआ देखो वो है रेवेन्यू ऑफिशियल, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। किसके बारे में बात हो रही है? रामलाल के बारे में। तो तहसीलदार बोलता है कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, इसलिए तुम हमारे गांव के रिप्रेजेंटेटिव हुए गवर्नमेंट की तरफ से। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तुमको क्या करना है? विलेजर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है। जैसे तुम करोगे वैसा बाकी के लोग करेंगे। तो तुमको क्या करना चाहिए? सेंड योर डॉटर टू स्कूल। चंपा की शादी भी शायद हुई नहीं है, तब की बात है, अभी तो बस मंगला की हुई है, थर्ड वाली बची है ना। तो वो बोलते हैं कि बड़ी को तो क्या ही भेजना, छोटी वाली को भेजते हैं। तो सुलेखा को यानी कि भोली को स्कूल भेजने के लिए तहसीलदार उसको बोलता है। अब इसीलिए आपसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया गया था, व्हाट वाज द अनयूजुअल रीजन सुलेखा वाज सेंट टू स्कूल? This was the unusual reason. So it's not that the parents want the child to study. Okay? ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ ले, बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, इसके दिमाग आ जाए, इसको भेज दो स्कूल। नहीं, just because to set an example to the villagers, also to he could not refuse to the तहसीलदार that I won't send my daughter. तहसीलदार को इतना बोलने की हिम्मत नहीं थी रामलाल में कि यार मैं तो नहीं भेज रहा अपनी डॉटर को। तो he was like I'll have to obey his command. So just to obey his command, रामलाल sent his daughter to school. तो दो रीजन, विलेज में सेट एग्जाम्पल सेट करने के लिए, दूसरा तहसीलदार की बात को मानने के लिए। ये थे अनयूजुअल रीजन कि इसकी वजह से रामलाल अपनी बेटी को स्कूल भेजता है। तो कितनी बकवास बात हो गई है ना। तो अनयूजुअल रीजन हो गए। चलो मैं क्वेश्चन करना शुरू करूं आप लोगों से, आप लोग मुझे बताना कि वाई वॉज भोली वॉज कॉल्ड भोली, उसको भोली बोलते क्यों थे? ठीक। नंबर सेकेंड, वाई वॉज शी सेंट टू स्कूल, उसको स्कूल फाइनली क्यों भेजा जाता है? सेंट टू स्कूल। ठीक है। नंबर 3, 2 हो गए आपके। चलो नंबर 3 भी पूछती हूँ, एक सेकेंड। नंबर 3, हाँ ऑल द चिल्ड्रन से भोली। ओके। When did she start speaking? उसने बोलना कब शुरू किया था अपनी लाइफ में? ओके। और बोलती भी थी तो बेचारी स्टैमर करती थी। तो आपको यहाँ ईयर बताना है। ये सारे आंसर आपको मुझे चैट सेक्शन में देते जाने हैं। ये आपकी आरटीसी होगी इन दोनों तीनों स्लाइड से। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को समझेंगे, सीसी लिखेंगे एक बार कमेंट सेक्शन में अगर आपको मेरे साथ में चैप्टर पूरा समझ आ रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल। मैंने बताया था ना, किसने कहा? तहसीलदार ने कहा रामलाल से। That night when रामलाल consulted his wife, उसने कंसल्ट किया अपनी वाइफ से। कंसल्ट मतलब बातें करना, डिस्कशन करना, पूछना कि क्या मैं भेजूं अपनी डॉटर को स्कूल या नहीं। वाइफ क्या बोली? देखो भाई, वाइफ ने एकदम टिपिकल विलेज वाली इंडियन वुमन का कैरेक्टर निभाया है। जो मदर होती है, जो बोलती है इसको तो चूल्हा चौका सिखाना है, शादी का टाइम है तो घर के काम करेगी, स्कूल जाएगी तो इसको ये सब नहीं कराना, मतलब स्कूल नहीं भेजना, इसको क्या करना है? घर में रखना है। तो हम नहीं भेज रहे, इतना कौन पैसे लगाएगा इसकी पढ़ाई में, हमें नहीं भेजना। तो मदर इज जस्ट लाइक दैट। तो एक मदर ही है जो बच्चे को, बेटी को स्पेशली करेक्ट गाइडेंस दे सकती है, करेक्ट डिसीजन उसकी लाइफ में ले सकती है। अगर आपकी मदर आपके लिए गलत डिसीजन ले रही है ना, तो समझो कि आपकी लाइफ में मतलब इट्स अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ योर लाइफ। बहुत बड़ा गैप है आपकी लाइफ में कि आपकी मदर आप नहीं समझ पा रही आपको और आपके लिए करेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रही। इसीलिए बोलते हैं ना, लेट द वुमन ऑफ द हाउस स्टडी, उसको लिटरेट बनाओ। बिकॉज इफ अ वुमन इज लिटरेट 10 मोर पीपल विल गेट लिटरेट, है ना, 10 लोग और सीखेंगे पढ़ना लिखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर की लेडीज जो होती है, वुमन जो होती है घर की, उसको पढ़ना है, उसको पढ़ाना बहुत जरूरी। उसके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो देखो यहाँ पे लाइनें पढ़ते हैं कि उसकी मदर क्या बोलती है। Are you crazy? If girls go to school, who will marry them? वाह क्या लाइन है। तो आपने शायद देखो, यूपी बिहार में तो ये बहुत फेमस है, साउथ में तो गर्ल्स एजुकेशन को बहुत बढ़ावा मिलता है, लेकिन नॉर्थ में अगर मैं यूपी बिहार वाले स्टेट्स की बात करूं तो वहां यही बोला जाता है कि मतलब आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज चाइल्ड, थोड़ी छोटी मतलब थोड़ी सी बड़ी हुई थी, आई स्टिल रिमेम्बर दिस कि मेरे पेरेंट्स बोलते थे बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं तो शादी में आके, बड़ा होके शादी में बड़ी दिक्कतें आती हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन लाइन इन एवरी
मिडिल लाइक क्लास फैमिलीज कि बच्चा बच्चा से मतलब हो गया लड़की, लड़की ज्यादा पढ़ लेगी तो शादी में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज अब चॉइसेस कम हो जाएंगी, राइट? अगर गर्ल ज्यादा पढ़ी हुई है तो अब आपको वैसे ही लेवल का लड़का ढूंढना है तो बढ़ गया ना। अब लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो उसकी डाउरी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो ये बहुत कॉमन लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो सेम लाइन सुलेखा की मदर बोलती है, आई यू क्रेजी, अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसको शादी कौन करेगा? रामलाल थोड़ा सा सेंसिबल है तो ढंग की बातें करेगा, मदर बिल्कुल सेंसलेस बातें करेगी, ठीक है? ओके, बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। रामलाल के अंदर बिल्कुल करेज नहीं है डिसोबे करने का, डिसोबे बात ना मानना तहसीलदार को। तो वो कहता है लास्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू। तो अभी तो बोलता है कि भेज देते हैं डॉटर को, सही रहेगा। तो वाइफ बोलती है नहीं नहीं नहीं, नहीं हम नहीं भेज रहे। तो लास्ट में उसकी वाइफ क्या बोलती है, ठीक है मैं बताती हूँ क्या करना है, देखो क्या करें, सेंड भोली टू स्कूल। एक काम करो तुम भोली को भेज दो। क्यों? इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि एक तो वैसे उसकी शादी नहीं होनी है। मदर थी, दिस इज शी इज अ मदर ऑफ अ लिटिल गर्ल, और क्या बोल रही है, एक तो देखो वैसे उसकी शादी नहीं होनी है, विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। ना तो उसके फेस अच्छा है और ना उसके अंदर सेंस अच्छा है, लैक ऑफ सेंस, सेंस नहीं है उसके अंदर। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट इट। तो ठीक है ना, हम घर पे क्या करें, दिमाग मारते रहते हैं इससे। लेट द टीचर वरी, तो जो टीचर है ना इसकी, वही इसको दिमाग मारेगी, पढ़ाएगी, जो भी करना है करेगी, हमको क्या करना है। तो खाली बैठी है घर में, शादी इसकी करनी नहीं है तो इसी को भेज दो। चंपा को नहीं भेजेंगे, तो जो तीसरी वाली बेटी थी ना उसकी तो शादी करनी है, बट उसके लिए तो ग्रूम ढूंढना है। एक काम करो इसकी शादी, इसको भेज दो। तो फाइनली इस वजह से भोली स्कूल जाती है। तो आपको एक और रीजन मिल गया, स्टार्टिंग में जो पूछा था व्हाई डज दे सेंड भोली टू स्कूल, बिकॉज उसकी मदर बोलती है, एक तो फादर बोलते हैं नीदर गुड लुकिंग, है ना, उसकी वजह से परेशान है। फादर बोलता, तहसीलदार की वजह से फादर बोलता है मैं भेज रहा हूँ। मदर बोलती है कि वैसे उसकी शादी तो होनी नहीं है, ठीक है टीचर ही परेशान हो लेगी, भेज दो। तो ये अनयूजुअल रीजन है भोली को स्कूल भेजने के। सीधी लिखेंगे, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है स्लाइड से मैं क्वेश्चन करूंगी फिर। नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड। तो रामलाल आता है भोली के पास, उसको बोलता है कम विद मी, आई विल टेक यू टू द स्कूल। रामलाल भोली के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है चलो मेरे साथ तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। अच्छा, भोली कभी स्कूल नहीं गई है, अब वो डर रही है कि मुझे बाहर कहाँ ले जा रहे हैं। ओके, वो एक प्रीवियस इंसिडेंट याद करती है, जब उनकी जो काऊ थी उसको पापा ले गए थे बाहर, कहीं ले गए और वहां छोड़ा, फिर वो वापस कभी घर आई नहीं। भोली को वो इंसिडेंट याद है, माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि किसी को ऐसे हाथ पकड़ के ले जाते तो वापस नहीं आता। उसको लगा आज मुझे हाथ पकड़ के ले जाया जा रहा है, अब मैं शायद वापस इस घर में नहीं आऊंगी। तो वो रोती है, चिल्लाती है, बोलती है मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगी। फादर गुस्सा करता है, बोले स्टूपिड गर्ल, देख तो तेरे को स्कूल लेके जा रहा हूँ, पता नहीं क्या करती है। तो भोली को बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड फील कराया जा रहा है घर में, बिकॉज वो जो भी प्रॉब्लम्स हमने उसके बारे में डिस्कस किया उसकी वजह से। नाउ सो कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। तो उसको बोलते हुए तेरे को स्कूल लेके चल रहा हूँ। भोली वाज फ्राइटेड, भोली डर जाती है। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, उसको नहीं पता स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज बैक देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट टू द हाउस एंड सोल्ड। देखो, टर्न आउट फ्रेज आपको यूज करना है तो कर लीजिए, वॉज टेकन अवे यूज करना है तो टेकन अवे बोल दीजिए कि उसको ले जाया गया था और वो कभी वापस नहीं आई। तो भोली बोलती है नो। अभी देखो ये नो कहने का तरीका समझ गए आप लोग, स्टेमर कर रही है तो बोलते हैं नो। शी शाउटेड इन अ टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रेव। अपने पापा के हाथ से अपना हाथ छोड़ के बोलती है नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी। वो डर रही है कि मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। अभी उसका फादर बोलता है व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, पागल हो गया तुम, मैं तो तुमको स्कूल ले जा रहा हूँ। शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teacher and the other school girls think of us when they see her? तो यहाँ फिर से एक और बात, जस्ट अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए रामलाल अपनी डॉटर को अच्छे कपड़े पहना रहा है और उसको ऑयल वॉइल करके ड्रेसअप करके तैयार करके ले जा रहा है। तो बोलते हैं लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम अपने बच्चों को कैसे रखते हैं, मैं तो तहसीलदार हूँ, आई हैव टू सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स। तो इसको थोड़ा मिला धुला के साफ सुथरा कर दो। तो क्या करते हो, लेट हर वियर डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द अदर पीपल से। तो उसकी मदर उसको क्या करती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, निला देती है, वॉश कर देती है, बाल वाल साफ कर देती है कि आज ये स्कूल जा रही है। अदरवाइज घर में तो ऐसी गंदी संदी सी पड़ी रहती है, कोई देखता भी नहीं है कि भोली नहा ली, खा लिया, पी लिया, क्या कर लिया।
सो फाइनली अभी भोली को लेके जाया जाएगा स्कूल. ऑलराइट, सो new clothes had never been made for Bholi. The old dress of her sister were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. पूरी लाइन में यहां से लेके यहां तक आपको क्या समझ आया? भोली को कितनी ज्यादा केयर मिलती है. जोक्स अपार्ट, भोली को बिल्कुल केयर नहीं मिलती है घर में. पहले इन्होंने बोला है कि भोली को कभी नए कपड़े नहीं बनाए जाते, है ना. एंड होता क्या है कि ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर आर गिवन टू हर. तो उसको कौन सी ड्रेसेस पास ऑन की जाती है जो उसकी सिस्टर की है. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स. ना तो उसके फटे हुए कपड़ों को मेंड किया जाता है, मतलब सिलाई बुनाई कढ़ाई से सही कर देना, और ना ही वॉश किया जाता है. बट टुडे शी वाज लकी, आज वो लकी थी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस. आज उसको साफ सुथरी ड्रेस मिली है, पर वो भी कोई नई नहीं मिली है. वो भी किसकी मिली है? चंपा की पुरानी ड्रेस मिली है, जो कि बहुत सारी वॉश के बाद श्रिंक हो गई थी. श्रिंक का क्या मतलब हो जाता है? एंड नो लॉन्गर फिटेड. चंपा को आ नहीं रही थी, तो श्रिंक का क्या मतलब हो जाता है? सिकुड़ जाना. जो एक हम बोलते हैं ना, कोई कपड़ा नया लेके आए, काम करो इसको एक दो बार धो लो, अपने आप से छोटा हो जाएगा. कुछ कपड़े बड़े हो जाते हैं, कुछ कपड़े छोटे हो जाते हैं. तो श्रिंक के बाद वो छोटी हो गई थी, इसीलिए उसको पहना दी गई. तो बेसिकली अभी आपने देखा यहाँ पे भोली की रियल लाइफ सिचुएशन बताई गई है कि उसको कोई केयर ही नहीं कर रहा पूरे घर में. सबसे छोटी और ऊपर से जो प्रॉब्लम्स उसको हैं उसकी अलग प्रॉब्लम. So she was even bathed and oil wash rubbed her into her dry and matted hair. तो क्या हुआ था? पहले तो उसको बेथ किया गया, बात दी गई, बेसिकली उसको नहलाया गया, ऑयल लगाया गया उसके ड्राई एंड मेटेड हेयर पर. तो उसके जो ड्राई हेयर थे एंड मैट थे, मैट हो गया शाइनी का ऑपोजिट, है ना. तो शाइनी नहीं थे, मैटेड थे. तो मैट बालों पर, मतलब बहुत ही रफ बाल थे उसके, और ड्राई थी. ऐसे बालों पर ऑयल भी लगा दिया, छोटी मोटी करके सुंदर सी बना दिया. वही वाली चीज ना कि रामलाल का बच्चा बाहर निकल के जा रहा है तो लोग क्या बोलेंगे, तो इसीलिए उसको ढंग से तैयार किया गया. Now, only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her house. तो क्वेश्चन आ जाता है कि भोली कैसे कन्विंस हुई कि उसको स्कूल जाना चाहिए, या वो कहाँ जा रही है, वो जाने के लिए रेडी कैसे हो गई, वो कन्विंस कैसी हुई. क्योंकि आप उसमें सब बताओ. एक तो उसको पहले से कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन आज जब उसको अच्छे से तैयार किया गया, उसको नहलाया गया, बाल बनाए गए, ओनली देन शी बिलीव, तभी उसको थोड़ा सा बिलीव हुआ दैट शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम. घर से तो अच्छी ही जगह होगी जहां भी है, क्योंकि जब इतने अच्छे अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है, नहलाया जा रहा है, बालों में कंघी की जा रही है, ऑयल लगाया जा रहा है, तो शायद कहीं ढंग की जगह जा रही है. तो वो फिर खुशी खुशी अपने पापा के साथ स्कूल चली जाती है. अब आएगा भोली का पहला स्कूल में दिन कैसा रहा. Now, when they reached the school, the children were already in their classroom. तो जैसे ही वो स्कूल पहुंचे, बच्चे ऑलरेडी अपनी अपनी क्लासरूम में बैठे हुए थे. रामलाल हैंडेड ओवर हिज हैंड टू द हेड मिस्ट्रेस. तो रामलाल ने क्या किया, जो हेड मिस्ट्रेस थी, एक तरीके से प्रिंसिपल बोल सकते हैं, उसको बोला कि लो भाई, मेरी बेटी भोली, आपने बोला है स्कूल खुला है लड़कियों के लिए, तो ये मेरी बच्ची है, इसको पढ़ाइए. और चला जाता है. अब आप खुद सोचो, छोटी सी नन्ही सी जान, है ना, और कहाँ है, 7-8 साल की मुश्किल से भोली है इस टाइम पे, और बिना किसी घर के पेरेंट के कहाँ एक स्कूल में चली गई, हेड मिस्ट्रेस के साथ में खड़ी हुई है. हेड मिस्ट्रेस हाथ पकड़ के इसको कहाँ ले जाएगी? क्लासरूम में. ऐसे में अगर आप से क्वेश्चन है मेरा, आपको ऐसे में किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है? जब आप ऐसे पेरेंट्स कहीं छोड़ दें, आपको हॉस्टल में चले जाएं, या पहला स्कूल का दिन हो, तो व्हाट डू यू लुक फॉर? यू लुक फॉर अ गुड फ्रेंड. आपको एक अच्छी फ्रेंड चाहिए होती है, और अगर फ्रेंड्स ना मिल पाए तो एक अच्छी टीचर, एक ऐसी टीचर जो हम्बल हो, आपसे अच्छे से बात करे, आपको कॉन्फिडेंट फील कराए, आपकी बात को समझ पाए, आपको ऐसा लगे कि हाँ, शी इज द वन हु इज अंडरस्टैंडिंग मी, राइट. या आपको करेक्ट गाइडेंस दे दे, करेक्ट डायरेक्शन दे दे, यही काफी है. स्माइल कर दे, फ्रेंडली बिहेवियर रखे. इसीलिए टीचर्स का रोल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ से एक और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है कि क्या भोली की टीचर एक अच्छी टीचर थी, और क्या हमें रियल लाइफ में ऐसे टीचर्स मिलते हैं, मिलने चाहिए, स्कूल सिस्टम कैसा होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आपके वैल्यू बेस्ड बन जाते हैं बच्चों, ठीक है. तो एक तो पूरा सेशन इसके क्वेश्चन आंसर्स पे ही बन जाएगा आपका. चलो आगे बढ़े. तो जैसे ही वो स्कूल पहुंचे, हेडमिस्ट्रेस के पास में वो आ जाती है. हेडमिस्ट्रेस उसको क्या करती है, लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज. फियर लेडन का क्या मतलब हो गया? आंखों में डर,
लेफ्ट अलोन, अकेली है, पुअर गर्ल, और उसकी आंखों में डर है कि पता नहीं क्या करने वाले हैं मेरे साथ में, आज घर वापस जाऊंगी भी कि नहीं जाऊंगी, राइट? सो देयर वर 7 रूम्स, सेवरल रूम्स, बहुत सारे रूम थे, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। तो स्क्वेट करके बैठी हुई हैं गर्ल्स मैट पे, पालती आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, तो गर्ल्स वहां पे बैठी हुई हैं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, तो कुछ लोग बुक में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग स्लेट में कुछ लिख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं बेसिकली। पर बोली के लिए ये जो सीन है वो नया है, बिकॉज एक तो वो कभी स्कूल नहीं आई, ऊपर से उसको ये आइडिया नहीं है कि पढ़ना स्लेट पे लिखना ये क्या होता है स्कूल के अंदर, तो वो तो एक्साइटेड होना शुरू हो जाती है। नाउ द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भूली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। तो हेडमिस्ट्रेस उसको लेके जाती है किसी एक रूम के अंदर और वहां उसको क्लासरूम में कॉर्नर में बिठा देती है। टीचर जो है क्लासरूम के अंदर वो ऑलरेडी पढ़ा रही है और काफी सारे बच्चे वहां बैठे हुए हैं। अब आने वाला जो पैराग्राफ है वो आपको एक 7-8 ईयर ओल्ड एक ऐसी इनोसेंट लड़की की नजर से पढ़ने को मिलेगा कि अब जब वो क्लासरूम में बैठी तो उसको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको वो पैराग्राफ उस तरीके से पढ़ना होगा, राइट? तो भोली, इससे क्वेश्चन भी बन जाएगा कि भोली पहली बार जब स्कूल गई तो उसने कैसा फील किया, क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसने देखा, कैसा उसको लगा, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? सो भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। तो भोली को नहीं पता पहली बात तो कि स्कूल होता कैसा है और वहां करते क्या है, भोली को नहीं पता। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज। लेकिन उसको अच्छा लग रहा था कि वहां उसके जैसी बहुत सारी लड़कियां थी। कैसी थी? ओन एज, सेम गर्ल, सेम एज की लड़कियां थी प्रेजेंट देयर। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट कम बिकम हर फ्रेंड। तो उसको होप थी दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स, कोई सी तो इसमें से माइट बिकम हर फ्रेंड, उसकी कोई ना कोई तो इसमें से फ्रेंड बन जाएगी। आरटीसी करें यहां से, ठीक है? चलो आरटीसी करते हैं, आरटीसी नंबर 1, 2 and 3। Why was भोली afraid of going to school? उसको सबसे पहले तो डर क्यों लग रहा था? आपको एनालॉजी याद है, मैंने आपको बताई थी भोली के साथ एक बार उसने क्या सीन देखा था और वही रिकॉल कर रही थी, इसीलिए उसको डर लग रहा था। तो आप वो सीन बताएंगे किसके बारे में था? आरटीसी नंबर 1, व्हाई वाज शी अफ्रेड? आरटीसी नंबर 2, व्हाई डिड शी कन्वे, हु कन्विंस्ड और हाउ डिड ही बिकम कन्विंस्ड? ठीक है, वो कन्विंस कैसे हुई? कन्विंस का मतलब वो कैसे मानी कि हाँ मुझे स्कूल ले जाओ या ले जाना चाहिए, हाँ मैं चली जाऊंगी। तो कन्विंस कब हुई वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। व्हाट डिड शी सी इन द स्कूल? उसको स्कूल में क्या दिखाई दिया? ठीक है, लाइन यहाँ है आपकी, बताओ मुझे व्हाट डिड शी सी, उसने क्या देखा, ऑब्जर्व किया स्कूल के अंदर। अच्छा, ऑब्जर्व और क्या क्या किया वो आगे वाले पैराग्राफ में भी आएगा, जो मैंने आपको बताया ना कि वो पहली बात तो नई है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने अभी तो ये देखा कि उसकी जैसी गर्ल्स हैं बहुत सारी। उसने देखा कि कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, मैट पे बैठे हैं गर्ल्स, कुछ रीड कर रही है, कुछ राइट कर रही हैं, राइट? और उसकी सेम एज की गर्ल्स है और वो क्या होप करती है कि इनमें से कोई एक तो मेरी फ्रेंड बन जाएगी। यहां से आप भोली की नजर से चैप्टर को पढ़ेंगे। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could not understand things. ओके तो जो टीचर है वो पढ़ा रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन भूली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये पता है बहुत नॉर्मल एंड एक्चुअल जनरल फीलिंग है। ऐसा होता है कि कहीं पे कोई टास्क ऑलरेडी चल रहा है, मान लो आप अपने आप को सोचो, पहला दिन आपका जब स्कूल में रहा होगा, एंड नॉट टॉकिंग अबाउट जब छोटे थे, भले ही आप 6th-7th में कभी स्कूल चेंज किया हो आपका, है ना, होता है ना बच्चों के स्कूल चेंज होते हैं, तब जब आपको होश होगा आप रियलाइज करोगे टीचर कुछ पढ़ा रही होती है, ओके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आप क्लास में एंट्री करते हो कि भाई देखो क्लास में नया बच्चा आया है और आपको कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, टीचर पढ़ा के, क्योंकि आपको उस प्रोसेस, चीजों को प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो एक दिन तो आपका प्रोसेस में निकल जाता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ में, मैं गया, मेरे को बहुत सारे बच्चे दिखे, तो आप चीजों को ऑब्जर्व करने में ही लगे रहते हो। अब बोली तो वैसे भी बहुत छोटी है, पहली बार आई है, आपको तो एटलीस्ट पता होता है ना, एक बार स्कूल आप जा चुके होते हो, चेंज हुआ होता है स्कूल, इसका तो स्कूल ही शुरू हुआ है अब, ऊपर से इसका माइंड भी थोड़ा नॉट दैट नॉर्मल, जो और बच्चों का होता है वैसा नहीं है, तो इसके साथ में तो काफी सारी चीजें हो रही है। तो एक टीचर जो कुछ पढ़ा रही है तो उसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। अब वो क्या करती है, पिक्चर्स देखती है, वॉल पे बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई है पोस्टर टाइप से, तो वो क्या देखती है, बहुत फैसिनेट हो जाती है, फैसिनेट मतलब अट्रैक्ट हो जाती है उन पिक्चर से। कलरफुल सी पिक्चर होते हैं, क्या क्या देखा, हॉर्स था ब्राउन कलर का, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू द विलेज विजिट करने के लिए। तो वो अब क्या करेगी, चीजों को
रिलेट करेगी कि ये तो हॉर्स है, ये तो वो हॉर्स है जो तहसीलदार आता है जिसपे। फिर उसने क्या देखा, फिर उसने देखा गोट। गोट कैसी थी, ब्लैक कलर की थी, जस्ट लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। उनके नेबर के पास में भी ऐसी ही बकरी है, गोट है, तो दे ये तो बिल्कुल वैसी दिख रही है। फिर उसने क्या देखा, पैरट देखा, कैसा ग्रीन कलर का, लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। मैंगो के गार्डन में जब जाती है तो वहां पे पैरट देखते हैं, तो बोलती है ये तो बिल्कुल वैसे पैरट है, मैंने तो देखा है। एंड काउ वो जस्ट वाज लाइक देयर लक्ष्मी। तो उनके पास में भी एक लक्ष्मी नाम की काउ थी ना, तो बोलती है ये तो काउ बिल्कुल मेरी लक्ष्मी काउ जैसी लगी। अब आपने देखो यहाँ जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये दिखने में एक से होते हैं। अब आप 10 हॉर्स आपके सामने ला दोगे, until and unless you know them so well, और आप ही उनके ओनर हैं, आप नहीं बता सकते कि कौन सा वाला हॉर्स अलग है या किसका नाम क्या है, राइट। तो उसको हर चीज सेम लग रही, सारे पैरट सेम, सारे काउ सेम, तो कहती है तो वो काउ है, ये तो गोट है। तो वो बच्चे की नजर से इस चैप्टर को आपको, पैराग्राफ को पढ़ाया जा रहा है। नाउ और क्या नोटिस किया, एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। तो ये स्माइलिंग वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। टीचर आती है, उसके सामने स्माइल कर रही है। तो जो भूली है एकदम से देखती है कि टीचर मेरे सामने आई है और मुझे स्माइल कर रही है मेरे ऊपर, तो भूली बहुत डर जाती है। अभी ने तो वो ऐसे साइड से देख रही थी, मैंने बोला ना ऑब्जर्व करते हैं हम चीजों को, देखे जा रही है, एकदम से सामने देखा ओ टीचर, तो वो डर जाती है। सो व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, टीचर पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। भोली बता ही नहीं पाएगी, एक तो स्टैमर कर रही है, ऊपर से डर रही है, तो वो नाम भी नहीं बता पाती। आरटीसी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले पैराग्राफ पे। तो उसमें सबसे पहले तो आपका आरटीसी आ जाएगा। वॉल पे उसने क्या देखा, वॉल पे उसने क्या क्या देखा, ठीक है। नंबर 2, वाई कुडंट शी स्पीक हर नेम, अपना नाम वो क्यों नहीं बता पा रही है, क्या रीजन है अपने नाम को ना बताने का। सो भो 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 करके वो रह जाती है। शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, उससे ज्यादा वो फर्दर स्टेमर भी नहीं करी और वहीं चुप हो गई। तो वैसे तो चाहती तो थोड़ी बहुत देर में वो से ली निकल ही आता, भोली बोल ही देती, बट वो डर गई। डर गई या हेजिटेट हो गई या उसको लगा कि टीचर अब मेरे ऊपर हंसने वाली है, जो भी रीजन था, बट वो बोलना बंद कर दी। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स आ गए उसकी आंखों में, है ना, टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज ना। हेल्पलेस फ्लड, हेल्पलेस फ्लड क्या हो गया, इतना ज्यादा डर रही थी, उसको पता ही नहीं कहाँ जाऊं, ना मम्मी दिख रही है ना पापा, ऑल्दो दे डोंट लाइक हर, बट फिर भी एक छोटे बच्चे के लिए तो वही लोगों को लाइक करेगी ना जो उसको ऑलरेडी दिख रहे हैं, भले ही वो उसको ज्यादा इन रिटर्न लव नहीं दे रहे, बट यही मम्मी और पापा ही हैं जो दिखते हैं पूरे दिन में, तो एटलीस्ट दे आर बेटर देन द स्ट्रेंजर्स। तो वो डर रही है कि कैसे होगा, तो उसकी आंखों में आंसू हैं, डर डर है, हेल्पलेस आंसू हैं कि कहाँ जाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शी kept her head down as she sat in a corner, तो कॉर्नर में बैठ के उसका सर जो है वो नीचे था। Not daring to look up, not daring to look up, ऊपर ही नहीं देख रही है at the girls who she knew was still laughing at her, तो उसको पता है कि लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। So she can not see others. Why is she not looking up? वो ऊपर क्यों नहीं देख रही है? Why is she not looking up? ऊपर क्यों नहीं देख रही है? Because she knows दैट द गर्ल्स जो है वो उसके ऊपर हंस रही हैं, और इसी की वजह से वो डेयर नहीं कर पा रही ऊपर देखने का। हमेशा इसके साथ में यही होता है, जैसे ही किसी ग्रुप में ये होती है फ्रेंड्स की और ये बोलना शुरू करती है तो ये बोल नहीं पाती, स्टैमर करती है, और जैसे ही स्टैमर करती है बच्चे हंसने लगते हैं, तो ये सहम जाती है और वहीं की वहीं चुप हो जाती है। और इसी तरीके से इसका बोलना ही बंद हो गया, अब ये बोलती ही नहीं है क्योंकि इसे पता है ये बोलेगी तो लोग हंसेंगे, तो दैट कैन बी द रीजन व्हाई डजंट शी स्पीक। ठीक है, ओके। सो क्या हुआ इसके साथ में, व्हेन द स्कूल बेल रैंग ऑल द गर्ल्स स्क्रीड आउट ऑफ दिस क्लासरूम, तो उन्होंने क्या किया, गर्ल्स ने वो सारी की सारी उठी और वहां से क्लासरूम से निकल गई, राइट नाउ। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, भोली वही खड़ी रही, उसी कॉर्नर में बैठी रही, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सब गर्ल्स चली गई, भोली नहीं गई। हर हेड स्टिल लोअर शी kept on sobbing, सॉब कर रही है, धीरे 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 रो रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं जोर से रो धीरे रो क्या करूं, तो वो रोए जाती है। उसको डर है कि टीचर डांटेगी, उसको डर है कि बच्चे फिर से हंसेंगे, आप बता भी नहीं सकती, कोई पूछ रहा है नाम बताओ, तो रो रही है रो रही है रोए जा रही है। अभी क्या हुआ, टीचर की जो वॉइस है वो भोली को बड़ी सूदिंग लगी, और भोली को शांति मिली कि ठीक है, जो मेरे सामने है वो मुझे डांटने नहीं वाला, जो मेरे सामने है वो मुझ पे हंसने नहीं वाला। तो यहाँ भोली थोड़ी सी कैजुअल और नॉर्मल हो जाती है जब टीचर उससे बात करना चाहती है। टीचर बोलती है, टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। तो जब टीचर ने बोला भोली,
या लिसन बेटा, व्हाट्स योर नेम, जो भी उसने बोला। तो टीचर की वॉइस इतनी ज्यादा नंबर वन सूदिंग थी कि अपनी पूरी लाइफ में, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इतने प्यार से उसको किसी ने नहीं बुलाया। इट टच्ड हर हार्ट, उसका हार्ट को टच कर देती है उसकी आवाज टीचर की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। टीचर का जो पहला इंटरेक्शन था भोली के साथ में वो कैसा था? भोली सच में बहुत ज्यादा फील करती है टीचर की आवाज को, राइट। और अब उसको थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगता है कि टीचर इतनी भी बुरी नहीं है, चलो इससे ही बात कर लेते हैं। टीचर बोलती है गेट अप, बड़ी प्यार से, उठो बेटा, said the teacher. It was not a command but just a friendly suggestion. तो मैं सच में बोल रही हूँ, कमांड नहीं है। गेट अप कमांड होगी, गेट अप तो सजेशन हो गया। तो उसने बोला, कमांड ना देके उसको फ्रेंडली सजेशन दिया। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ मुझे, क्या नाम है तुम्हारा? बहुत प्यार से उसने उससे नाम पूछा। तो भोली को लगा कि अब शायद मैं आवाज निकाल सकती हूँ क्योंकि ये तो टीचर बड़ी प्यारी लग रही है। सो नाउ टेल मी व्हाट्स योर नेम। स्वेट ब्रोक आउट ऑफ हर होल बॉडी, उसकी पूरी बॉडी से पसीना आने लगा क्योंकि जैसे ही कोई उसको बोलने को कहता है ना वो डर जाती है क्योंकि उसको ये पता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगी। लोग बोलते हैं ठीक है मत बोल। अच्छा देखो अभी क्या है, कोई स्टेमर करता हो या किसी को कोई भी वोकल प्रॉब्लम हो, आप अगर उसके ऊपर हंसोगे या आप अगर उसको तभी के तभी डांट दोगे या बोलोगे ये तो ऐसी है वैसी है, तो सामने वाला बंदा दब जाएगा। उसको लगेगा अब मैं नहीं बोलूंगा अगली बार, उसको डर लगने लगेगा जैसे ही आप उसे बोलने को कहोगे। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको उसको इनकरेज करना है, कोई बात नहीं ट्राई करो, हो जाएगा हो जाएगा। दिस गोज इन ऑल फील्ड्स, इन ऑल स्किल्स। आप कुछ भी कर रहे हो, आपके सामने कोई कुछ भी कर रहा है, कितनी भी गलतियां कर रहा है, एज अ टीचर एज अ ह्यूमन बीइंग आपका फर्ज क्या है? आप बोलो इट्स ओके, डू इट अगेन। तो जैसे हम लोग क्लास में होते हैं, बच्चा रीड कर रहा है तो उसको डर लगने लगता है मैंने गलत पढ़ दिया, बच्चे ऐसे कोई बात नहीं ठीक है फिर से करो, हो जाएगा, होगा, करके देखो, करो और करो। तो ये होता है दूसरे को एनकरेज करने का तरीका, है ना। तो भोली की टीचर भी उसको एनकरेज करती है। सो वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, तो वो डर जाती है, बोलती है क्या अगेन मेरी जो स्टैमरिंग टंग है, जो मेरी स्टैमर करने की आदत है, फिर से मेरा डिस्ग्रेस हो जाएगा, मतलब मेरी बेइज्जती हो जाएगी आज फिर से। तो डरती है आज मेरी फिर से बेइज्जती हो जाएगी क्या, तो बेचारी भूली को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, टॉकिंग अबाउट द टीचर। सो फॉर द सेक ऑफ द काइंड वुमन, सेक ऑफ द काइंड वुमन मतलब उसके कह रहे हैं मेरे खातिर बोल दो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेडी काइंड वुमन, उसने डिसाइड किया कि मैं ट्राई करूंगी, इस बार नाम बोलूंगी। वो डर रही है, उसको पसीने आ रहे हैं, अजीब सा फील हो रहा है, जबकि टीचर कहते हैं ना बताओ नाम क्या है, बट वो कहती है नहीं ट्राई करते हैं। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। किसकी लाइन है, किसके माइंड में चल रही है ये लाइन? भोली की लाइन माइंड में। भोली बोल रही है इसकी आवाज कितनी अच्छी है ना, मुझे नहीं लगता ये मेरे ऊपर हंसेगी, तो चलो इसको वो नाम बोल देते हैं, जब ये पूछ रही है इतना तो मैं नाम बोल ही देती हूँ, शायद ये मेरे ऊपर नहीं हंसेगी। ट्राई करती है, भो भो भो, शी बिगेन टू स्टैमर, फिर से डरने लगती है, स्टैमर करने लगती है। वेल डन, टीचर बोलती है गुड, बोलो, इनकरेज करना कहते हैं इसको, है ना। द टीचर इनकरेज, कम ऑन नाउ द फुल नेम, हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम फुल नेम बोल पाओगी, बोलो। भोली, फाइनली उसने अपना नाम ले दिया। At last she was able to say it and felt relieved. उसको बड़ा सुकून मिला, as if it was a great achievement. उसको ऐसे कर रही थी जैसे पता नहीं कितना बड़ा अचीवमेंट उसको मिल गया, उसको इतनी शांति मिली फाइनली, क्योंकि उसके लिए नाम लेना विदाउट स्टैमरिंग वाज टफ। ओके, वो भी तब जब उसने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया, बहुत टाइम्स के बाद उसने प्रॉपर किसी के सामने कुछ बोला होगा, भूली अपना नाम, बिकॉज वो बोलती नहीं, जैसे वो थोड़ा बोलती है, आपने भी देखा होगा ना मूवीज में सीरियल में भी बोलना शुरू करते हैं तो उसके ऊपर मजाक बनता है, भाई जब तक तू बोलेगा तब तक तो काम ही हो जाएगा, है ना, आपने नोटिस किया होगा। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड, अगेन हमको इनको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज एक्चुअल में किसी को कोई प्रॉब्लम है, सोचो उसको कैसा रियलाइज होता है, कैसा फील होता है। सो यू नीड टू इनकरेज देम, ठीक। सो फाइनली हुआ क्या, भोली को लगता है कि ये अच्छी टीचर है, मुझे डांटेगी नहीं, वो ट्राई करती है, बोल देती है, नाम भी बोल देती है। टीचर बोलती है वेल डन, वेरी गुड। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अफेक्शनेट अफेक्शन के साथ, प्यार के साथ पैट करती है, प्यार से उसको शाबाशी देती है। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कितना अच्छा देखो इडियम है, एक तरीके से फ्रेज है, बोला करो। किसी को कभी डर लग रहा हो, बोलो पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर निकाल दो।
एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, तुम उतना ही बोलोगी दैट एज अदर्स आर एबल टू स्पीक, जैसे बाकी के बोल पाते हैं बिल्कुल वैसे। तो बोली को एक्चुअल में फियर है, डर है, कॉन्फिडेंस की कमी है, अदरवाइज स्टैमरिंग माइंड का गिव है, मतलब ऑब्वियसली बीमारी तो है ही, धीरे धीरे वो भी चली जाएगी। नाउ भोली लुक्ड एज इफ भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, क्या लाइन है? तो भोली ऊपर की तरफ देखती है, मतलब अब तक तो वो नीचे झुकी हुई है, तो टीचर बोलती है एक दिन तुम सच में अच्छे बोल पाओगे, ऊपर देखती है, बोलती है, बोलती कुछ नहीं है, ऐसे आंखें देखती है कि क्या मैं सच में बोल पाऊंगी। तो वो जो आंखों का एक्सप्रेशन है, जो फेस पे जो एक्सप्रेशन है, वो ऐसे हैं जैसे वो कंफर्मेशन मांग रही हो, क्या मैं सच में बोल पाऊंगी रियली, एक दिन मैं भी स्टैमर नहीं करूंगी और नॉर्मल बोल पाऊंगी। तो वो बहुत ज्यादा होप के साथ टीचर को देखती है। सो इट्स अ होप ऑफ रे, टीचर का आना उसकी लाइफ में क्या है, एक नई आशा की किरण। नाउ यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? रोज स्कूल आना है तुमको, आ पाओगी? तो भोली नॉडेड, नो, से इट लाउड। तो भोली ने नॉड किया, नॉड कैसे किया, नो नहीं बोला, भोली ने बोला ऐसे, स्कूल आओगी ना? भोली ने ऐसे यस बोला। तो टीचर बोलती है नो, मुंह से बोलो, मुंह से बोलो यस मैं आऊंगी, क्योंकि वो चाहती है कि आज से ही भोली बोलने की प्रैक्टिस करे। तो भोली ट्राई करती है, यस निकल गया उसके मुंह से यस कि हाँ मैं आऊंगी। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, भोली सरप्राइज हो जाती है, मैंने यस कैसे बोल दिया एक बार में, है ना, मतलब एक बार में तो नहीं बोला, थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़ा स्टैमर हुई, बट उसने यस बोल दिया। तो वो खुद सरप्राइज है, बोलती कि यार मैं कैसे बोल पाई आज। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस दैट यू आर गेटिंग, एनकरेजमेंट दैट यू आर गेटिंग। तो उसको जो खुशी सी मिल रही है ना, तो वो यस एक बार में बोलती, फिर सोचती है मैंने बोला बिना रुके, चल गुड, अच्छा डिडंट टेल यू, डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। तो टीचर बोलती है देखो मैंने बोला ना तुम बोल लोगी, आज तुम यस बोली, अपना नाम बोली, कल को पूरे पूरे सेंटेंसेस भी बोल लोगी, ये लो बुक लो, उसको एक बुक दे देती है। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स। तो बहुत सारे पिक्चर्स हैं, कलरफुल पिक्चर्स हैं, किस किस की, डॉग है, कैट है, गोट है, हॉर्स है, पैरट है, टाइगर है, एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, सब कुछ था उसके अंदर। तो बेसिकली काका का एबीसीडी की बुक होगी आई एम श्योर। बहुत सारी पिक्चर्स थी इसमें, सब होती है बच्चों को पिक्चर्स तो दिखाई जाती है पहले, जाओ ये बुक पढ़ना, है ना। एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैंक वर्ड्स। तो हर पिक्चर के साथ एक वर्ड था, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, से लिखा होगा ना, हॉर्स है, और मे बी शायद एबीसीडी भी लिखे हो या का ख गा लिखे हो। तो टीचर बोलती है जाओ अब ये बुक पढ़ना, आप इस बुक को खत्म करो, मुंह से बोल के पढ़ा करो, आप एक दिन क्या होगे, स्मार्ट बन जाओगे, पढ़े लिखे बन जाओगे, और इसके अलावा आपको बोलना भी अच्छे से आ जाएगा। तो टीचर ने आज भोली को पहली बार पढ़ाया, उसको घर भेज दिया, और खुशी खुशी भोली दूसरे दिन स्कूल आने के लिए रेडी भी हो रही है, हाँ मैं अब कल भी आऊंगी, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, कोई तो है जो ढंग से बात कर रहा है पूरे वर्ल्ड में उसके लिए, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। तो भोली की टीचर उसको बोलती है कि आज ये बुक लेके जाओ, अभी तो बस पिक्चर देखना, लेकिन 1 महीने बाद तुम पूरी बुक पढ़ पाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक और बड़ी बुक दूंगी, देन अ स्टिल बिगर वन, एक और बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और अगर तुम रोज आओगी ना, तो तुम कौन हो जाओगी, मोर लर्नेड। लर्नेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा विद्वान, है ना। अगर तुम रोज आओगी ना, तो जितने भी गांव के बच्चे हैं या गांव के लोग हैं ना, उनसे ज्यादा होशियार हो जाओगी। पर स्कूल रोज आना पड़ेगा और रीडिंग रोज करनी पड़ेगी। भूली अगेन सरप्राइज हो जाती है, और ऐसे पूछना चाहती है टीचर से कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हो गई, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार हो गई, तो फिर लोग मुझ पे नहीं हंसेंगे। और भोली को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि लोग उस पे हंस रहे थे, राइट। तो यहाँ पे भोली को थोड़ा सा खुशी होती है, then no one will ever be able to laugh at you। कोई तुम पे नहीं हंसेगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। इन टाइम यू विल बी एबल टू, अगर तुम बुक पढ़ती हो तो तुम क्या होगी, बड़े होशियार हो जाओगी। नो वन विल बी एबल टू लाफ एट यू एंड पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, तुम्हारी रेस्पेक्ट होगी। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग, स्लाइट स्टैमर। तो इंपॉर्टेंट हो गया ये सारा, है ना। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम स्टैमर नहीं करोगी, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, और तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो जाओगी, तुम पे कोई हंसेगा भी नहीं। ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, अंडरस्टैंड। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब जाओ और सुबह जल्दी आना, अब रोज स्कूल आना है। अब यहाँ से भोली का नया एक लाइफ शुरू होने वाली। अब तक तो जो था ना, केयरलेस भोली, नेग्लेक्टेड भोली,
जिसको कुछ नहीं आता, जिसको द वन हु डज नॉट नो हाउ टू स्पीक, डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्कूल वर्ल्ड, रीडिंग राइटिंग कुछ नहीं पता उसको, लोग हंसते हैं, बच्चे के फ्रेंड्स, बच्चे उसको फ्रेंड्स नहीं बनाते क्योंकि वो स्टैमर करती है। यहाँ से जो भोली है वो दूसरी लाइफ जीने वाली है क्योंकि अब वो पढ़ेगी। तो देखो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है वो भोली आपको बताएगी। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। Okay, so Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the tree in front of the schoolhouse had blossomed in big red flower. तो ये भोली की इमेजिनेशन है, दो चीजों की बात की गई है। एक तो ऐसा लग रहा है जैसे विलेज की जो टेम्पल की जो रिंग है ना वो बज रही है जोर जोर से, टिंग 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 टिंग, है ना। मतलब ऐसे बोला है, आप कहते तो तुम खुश होती हो तो कैसे लगता है हम सातवें आसमान पे हैं, तो भोली को लग रहा है वो सातवें आसमान पे चली गई है। तो जैसे कि विलेज की जो टेम्पल रिंग्स है वो बज रही है जोर जोर से, और उसके घर के सामने जो ट्री है ना स्कूल हाउस के सामने वो ब्लॉसम कर रहा है, मतलब उसपे फूल है, पत्तियां हैं, फल है, बड़ा देखने में सुंदर सुंदर। तो उसको सब हरा हरा सुंदर सुंदर लग रहा है हर कुछ, क्योंकि उसको सम अप करें अगर एक लाइन में तो उसकी लाइफ में एक आशा की किरण आ गई, है ना। ओके, नाउ हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। तो एक तरीके से उसको क्या हो रहा है, जब हमारी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ना, उसको थोड़ी पता था सुबह से कि आज उसको तैयार करके स्कूल ले जाया जाएगा, टीचर मिल जाएगी जो उसको लाइफ की आगे की डायरेक्शन बताएगी। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड जब हो जाता है तो हम खुश होते हैं, पर हम डर भी रहे होते हैं, तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो उसको कहते हैं थ्रॉबिंग, राइट। सो हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। तो नई आइडिया, नई होप उसकी लाइफ में दिखने लगी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस करें, आरटीसी पूछूं आपसे, आरटीसी पूछूं आपसे, बताओ मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। हाउ कुड भोली स्पीक हर नेम फाइनली, व्हाई कुड शी स्पीक द नेम, कैसे बोली वो फाइनली अपना नाम, किसकी वजह से, वाज द रीजन, क्या हर कोई इससे जब नाम पूछता था तो वो बता पाती थी, अगर हाँ तो कैसे, और ना तो आज क्यों बोला, टीचर की वजह से बोला, अगर है तो आंसर दे। नंबर सेकेंड, व्हाट डिड शी सी इन दी पिक्चर इन दी बुक, जो बुक उसको मिली थी उसमें उसने क्या देखा। नंबर थ्री, व्हाट बेनिफिट्स डिड टीचर टेल हर, अगर बड़ी और छोटी बुक सारी पढ़ लोगी तो तुम्हें क्या फायदे होंगे, आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन। आगे बढ़े भाई, ठीक है। यहां तक आपको स्टोरी का पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है, मतलब कि पार्ट 1 में अभी आपने इतना समझ लिया कि किस तरीके से भोली की लाइफ चेंज होने वाली है। तो अब क्या होगा, मूवीज में जैसे होता है ना, कुछ लाइफ में अच्छा हुआ फिर फास्ट फॉरवर्ड टू आगे चल के कितने इयर्स पास, कई साल बीत गए, अब भोली हो गई है बड़ी, मान लो 8 की थी तो 8 से हो गई 18, 10 साल आगे हो गया। अब अगर इन 10 सालों में भोली सच में स्कूल गई है, रेगुलर पढ़ाई करी है, छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी और बड़ी और बड़ी बुक्स पढ़ती गई है, तो आप समझ सकते हो कि अब तक भोली कितनी स्मार्ट हो गई होगी, कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई होगी, और अब उसको सब चीजें पता है, लोग उसको रिस्पेक्ट से देखते होंगे, राइट, या उससे अच्छे से बात करते होंगे, एटलीस्ट हंसते नहीं होंगे। और तो भोली का ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ पर्सनैलिटी चेंज, हमें चैप्टर में नहीं बताया जाता, एट दी एंड बताया जाता, बिल्कुल एंड में, यहाँ कुछ नहीं बताया जाएगा, यहाँ बस आपको बताया जाएगा अब भोली की शादी है, ठीक है। सो बहुत साल बीत जाते हैं, द विलेज, अब देखो ये क्वेश्चन आंसर में आता है, फ्यूचर कैसे हुआ, या व्हाट हैपेंड विद द विलेज हाउस, या गांव में डेवलपमेंट कैसे हुई, भोली स्कूल जाना जब शुरू की तो उसके बाद क्या हुआ, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे लिखेंगे, सो मेनी इयर्स पास, कई सारे साल बीत गए, और जो विलेज का जो स्मॉल टाउन था, जो विलेज था वो स्मॉल टाउन में बदल गया। तो आप बोलोगे स्मॉल टाउन में और विलेज में क्या डिफरेंस हो गया, तो विलेज पहले कस्बा बनता है तो उस कस्बे को बोलते हैं टाउन, not as good as a city but not as undeveloped as a village, okay। तो जो टाउन होता है वो विलेज और सिटी के बीच का लेवल स्टैंडर्ड हो गया, तो जो विलेज है वो टाउन बन गया था। लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, जो स्कूल खुला था ना उसके टाइम पे गर्ल्स का, अब वो हाई स्कूल बन चुका था। तो भोली
जब पढ़ रही थी तो 5th तक होगा, 5th तक जब वो आई तो 8th हो गया, 8th तक जब आई तो 10th हो गया। तो लकीली उसके लिए स्कूल हाई स्कूल बन गया था और अब वो ऑलरेडी स्कूल का पार्ट थी और मे बी शायद उसने हाई स्कूल भी कंप्लीट कर ली थी। नाउ देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड। और क्या डेवलपमेंट हुई गांव में, एक सिनेमा भी आ गया था टिन शेड के अंदर। कॉटन की ग्रिनिंग मिल आ गई थी एंड द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे। अच्छा ठीक है। और जो ट्रेन थी अब उनकी रेलवे स्टेशन पे रुकने लगी थी। पहले वो स्टेशन नहीं था, होता है ना किसी स्टेशन पे रुकती है ट्रेन किसी पे नहीं। तो ये क्या थी, गांव की अचीवमेंट सी, है ना। क्या क्या हो गया है, स्कूल बड़ा हो गया है, विलेज से गांव बन गया है, सॉरी टाउन बन गया है, ट्रेन भी रुकने लगी है, सिनेमा भी स्कूल में विलेज में आ गया है। ओके आगे अब बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो एक रात को अम, रामलाल और उसकी वाइफ बातें कर रहे हैं भोली के बारे में। तो दोनों बैठे हैं एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्या बातें चल रही है? वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल। तो देखो ये आपने ना मूवी की तरह चल रहा है। 10 साल बाद हस्बैंड एंड वाइफ बैठे हुए हैं और हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है क्या करूं फिर, विशंबर का जो प्रपोजल है एक्सेप्ट कर लूं भोली के लिए। तो आपको अचानक से पता चलता है ओ भोली की शादी की बातें चल रही है राइट। तो बिल्कुल मूवी का सीन की तरह यहाँ पे आपको राइटिंग में दिखाया गया है। तो विशंबर नाथ की बातें चल रही है एंड विशंबर इज हु, भोलीज, भोली के लिए जिस लड़के को देखा जा रहा है उसका नाम। Yes, certainly, his wife said. Wife उसकी बोलती है हाँ और क्या, करके खत्म करो। बोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. Well-to-do का मतलब हो गया पैसे वाला, ठीक ठाक कमाने वाला। तो बोलती है भोली तो लकी है भाई, उसको ऐसा पैसे वाला मिल रहा है। अब बिग शॉप क्या क्या है उसके पास। अब यहाँ पे देखो ये सारा आपका विशंबर नाथ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर स्केच जब आप लिखोगे तो वहां ये लाइनें आपको लिखनी रहेंगी। उसका हस्बैंड कैसा था या विशंबर नाथ के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखो, इसका कैरेक्टर स्केच लिखो। तो क्या लिखेंगे, भोली वाज लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम बिकॉज नंबर वन उसकी शॉप बहुत बिग थी, हाउस था उसके पास में ऑफ हिज ओन, अपने घर का घर था। आई हियर सर्वेंट सेवरल थाउजेंड्स इन दी बैंक, उसके कई सारे हजार पैसे हैं, पैसा है बैंक में। मोरोवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, वो पैसे भी नहीं मांग रहा, डाउरी नहीं मांग रहा। हाउ इज इट इवन पॉसिबल, गांव में किसी टाउन में एक लड़का जिसकी ऑलरेडी बैंक में पैसे रखे हैं, ग्रोसरी की शॉप है, ठीक ठाक कमा लेता है, अपना घर है, तो बिना डाउरी की शादी कैसे करेगा? कुछ तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम है? दैट्स राइट बट ही इज नॉट एज यंग यू नो। तो यहाँ हमको हल्की सी हिंट मिलती है कि वो यंग नहीं है। कितने साल का है आगे बताया जाएगा। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। लो जी। तो भोली के पापा अगर 50 years के हैं, जो कि आई थिंक इज द करेक्ट एज फॉर अ मैन, जिसकी मतलब फॉर अ मैन ऑफ अ हाउस जिसकी बच्चों की शादियां चल रही, तो 50, 55, 45, 55 साल का पर्सन होगा। तो बोलते हैं कि वो इतना यंग नहीं है ना, वो तो मेरी एज का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, वो लिम्पिंग भी करता है। तो देखो यहाँ पे फ्लॉ दिखने लगे विशंबर के। नंबर वन, एज में बहुत बड़ा है। नंबर टू, लिम्प करता है, पैर में कुछ तो प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से सीधा सीधा नहीं चल पाता, लड़खड़ाता है बेसिकली। ठीक है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. लो जी भैया, तीन प्रॉब्लम हो गई। तो विशंबर की आरटीसी नंबर वन, तीन फ्लॉ बताइए विशंबर के। फ्लॉ, फ्लॉ मतलब कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं बताओ। ठीक है। नंबर टू विशंबर है कौन, कोई विशंबर, तो उसकी जो सारे पॉइंट्स बता देना जिसमें विशंबर के बारे में बोला गया है। ठीक है। तीसरा, एक और क्वेश्चन देना ना। हाँ ठीक है। व्हाट आर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, ये बताओ। चलो विलेज में क्या क्या डेवलप हुआ है अब तक इस ईयर पास्ट में। पॉइंट 3। ठीक है। तो विशंबर के फ्लॉ बताने हैं आपको, वो है कौन, उसकी क्वालिटीज बता दीजिए, जो भी पैसा वैसा है उसके पास में, और विलेज बताइए। आरटीसी आंसर लिखेंगे चैट सेक्शन में। ओके। सो फिर क्या हुआ, इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली वाज अवेक ऑन हर कॉट, अपने कॉट पे आंगन में भोली सो रही है पर जगी हुई है। नाउ लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्परिंग कॉन्वर्सेशन, तो उसके पेरेंट्स जो बात कर रहे हैं ना उसके कानों में सब आवाज जा रही है, उसको सब सुनाई दे रहा है, उसको सब पता है कि हाँ मेरी शादी किसी विशंबर नाथ नाम के लड़के से तय की जा रही है और उसकी बातें चल रही हैं। तो शी इज लिसनिंग टू एवरीथिंग। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बता रखा है आपको पहले ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव विद हिम फॉर द वेडिंग। लो भाई शादी तय भी हो गई।
ठीक है, शादी तय भी हो गई। बट देयर वाज अ लाइन ऑलरेडी, वो वाली लाइन कहाँ है? डिड आई मिस समथिंग? हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो ये वाला अभी पढ़ना है। ओके, सो दैट सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50, 45 या 50 साल का होगा। इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए इतनी कोई एज नहीं है भाई, ये तो सही है। सो प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स द मैटर? ठीक है, उसका जो हस्बैंड बोलता है कि उसकी तो शादी ठीक है। नाउ वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। तो हमें तो अच्छा है, खुशी होनी चाहिए कि वो दूसरे गांव का है, दूसरे गांव में शादी हो रही थी, क्योंकि इस गांव के सब लोगों को पता है भोली के अंदर दिमाग कम है, और उनको ये भी पता है कि भोली के चेहरे पे पोक मार्क्स हैं। तो अगर इसको भी पता होगा तो ये शादी नहीं करेगा, तो शादी वाले दिन तो घूंघट रहेगा ना, तो उसको दिखेगा ही नहीं कि पोक मार्क्स हैं। और बातें तो जब तक करोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि लड़की के अंदर दिमाग है कि नहीं है। Although I think the mother is not इन्वॉल्व विद भोली एट ऑल, इसीलिए इसको पता ही नहीं है कि वो भोली कोई और थी जिसके अंदर दिमाग कम था, अब भोली चेंज हो रही है। बट द पोक मार्क्स ऑफ कोर्स वो तो रहेंगे, वो तो पार्ट है आपके फेस का, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एनीवे, तो अभी यहाँ पे ये लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं कि विशंबर नाथ ने हाँ कर दी है शादी के लिए, क्योंकि पोक मार्क्स है और सेंस नहीं है भोली में, तो कोई बात नहीं। नाउ इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑफ हर एंटायर लाइफ। तो अगर हमने अभी इसकी शादी के प्रपोजल को हाँ नहीं किया, तो हो सकता है इसकी शादी ना करे, तो अच्छा है इसी से करके खत्म करो। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। तो फादर थोड़ा सा सेंसिबल है ना, मदर सेंसलेस बातें कर रही है, फादर थोड़ा सेंसिबल है, तो बोलता है हाँ बट मैं यही सोच रहा हूँ, पता नहीं भोली क्या सोचेगी, क्या उसके लिए सही है कि नहीं। तो मदर की लाइन देखो, मदर फिर से बहुत ही सेंसलेस बातें करती है, बोलती है व्हाट विल दैट विटलेस वन से। वो क्या बोलेगी? विट लेस, विट दिमाग, लेस दिमाग नहीं है, क्या बोलेगी? शी इज जस्ट लाइक अ डम काउ, उसको तो डम काउ की तरह है, कहते हैं गाय का खूंटा बांध दो खूंटे से तो बोलते हैं वो तो काउ है, उसको सीधी सादी है, उसको तो कहीं भी ले जाएगा। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो रामलाल बोलते हैं हाँ शायद तुम सही कह रही हो। तो बहुत, देखो दिस इज वेरी वेरी जनरल फिनोमेना, विलेजेस में हो या गांव में हो, जो घर की लेडी होती है ना, बहुत रिस्पेक्ट के साथ एंड बहुत ट्रस्ट के साथ उसकी बातें सुनी जाती है कि शायद वो जो बोल रही है वो सही होगा, राइट? रिलेशनशिप्स में, सोशल गैदरिंग्स में, कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, कि ये जो बोल रही है सही कह रही है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो घर की विमेन है, जो वुमन है ना, उसको सही चीजें पता हो, या वो टैलेंटेड हो इतनी, या एटलीस्ट इतनी समझदार हो कि वो सही डिसीजन ले पाए लाइफ में, अदरवाइज सबकी लाइफ बेकार। तो वो जब बोल रही है तो विशंबर अग्री कर रहा है कि हाँ भाई तुम एज अ वुमन तुम घर में करती हो, रहती हो, तो तुम सही बोल रही होगी। तो फाइनली वो गलत डिसीजन ले लेते हैं कि भोली की शादी किससे कराएंगे? विशंबर से। आ गया शादी का दिन, जो हम पढ़ रहे थे ऑलरेडी, ठीक है, शादी का दिन आ गया। क्या हुआ? सारी चीजें भोली सुन रही है कॉर्नर में, है ना, क्या क्या बातें हो रही है। नाउ विशंबर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर, अच्छी ग्रोसरी की शॉप है, दुकानदार है। शादी वाले दिन ही केम विद अ बिग पार्टी, बड़ी सी पार्टी आई, बैंड वाली पार्टी है, डिंग 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 ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आए, रिलेशंस में आए with him for a wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film. He did the procession. Procession, बारात, बारात जो आती है ना उसको प्रोसेशन बोलते हैं, है ना। तो प्रोसेशन कैसे हुआ था? क्या थे? ब्रास की वो थे बजाने वाले, जो बैंड बजता है ना, आ, वो थे, और इंडियन फिल्म के ट्यून बज रहे थे उसमें, टें 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 टें, जो भी गाने बजते हैं ना, बैंड वाले आते हैं, एक माइक पे लेके पर्सन होता है, पीछे से गाने गा रहा होता है लड़की की आवाज में, लड़की की आवाज में। तो ऐसे बढ़िया वाली शादी, झूमर वूमर लेके, लैंप वगैरह से लेके बड़े बड़े जा रहे हैं लोग, तो बैंड वाली जो पार्टी होती है ना, बिल्कुल वैसी इसकी पार्टी आई। Okay, so with the bride groom riding a decorated horse, और हॉर्स पे था, है ना, जो ब्राइड ग्रूम होता है, इंडियन शादियां ऐसी होती है ना, दूल्हा हॉर्स पे बैठ के आता है, बारात निकलती है, इसको कहते हैं बारात निकलना, प्रोसेशन बेसिकली। नाउ रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच pomp and splendor. Pomp and splendor इडियम है, मतलब कि जोरों शोरों का कुछ भी होता है ना, शोशा, शोबाजी। तो रामलाल देखता है इतनी बढ़िया शादी हो रही है, तो देखो ये मतलब थोड़ा स्मॉल विलेज के लोग हैं, तो उनके लिए यही ज्यादा जरूरी है कि घर की शादी बड़ी अच्छी होगी, बहुत अच्छे अच्छे बारात बड़ी जोरदार आई थी, मतलब ऐसा बोला जाता था, है ना, पहले के टाइम में, विलेजेस में अभी भी।
कि बड़ी जोर शोर से बड़ी सी बारात लेके आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। तो यही देख के खुश हो जाता है जो रामलाल है कि मेरी तो बच्ची की बहुत बड़ी बारात है। ये नहीं देखने के पर्सन कैसा है, लड़का कैसा है, नहीं, बारात बहुत अच्छी है। अब फालतू की एक्स्ट्रा चीजें देखी जा रही है रादर देन द मैन एंड अ गर्ल, woman and a girl, man. Okay, so he had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भोली जैसी लड़की के लिए इतनी अच्छी शादी की बारात आएगी। तो बारात का क्या चार डालना है, लड़का लिम्प करता है, शादी ऑलरेडी हो चुकी है, बड़े बड़े बच्चे हैं, है ना, और तो 50 साल का है, तो मतलब क्या ही सेंस बनता है ऐसे लड़के से शादी करने का। Boli's elder sister, who had come for the occasion, were envious of her luck. Envious, jealousy. तो उसकी जो बड़ी सिस्टर है ना, उनकी शादी की बारात इतनी बढ़िया नहीं आई थी, ठीक ठाक आई थी। उनकी स्टेटस के हिसाब से लड़के मिले थे, है ना। अब विशंबर नाथ पैसे वाला है, बट शादी इसीलिए करनी पड़ रही है बिकॉज वो लिम्प करता है और पहली जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई है, तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो इसीलिए बहुत बढ़िया बारात लेके आया है। औरों के हस्बैंड वर ऑफ द सेम स्टेटस, इसीलिए वो इतनी अच्छी बारात नहीं लेके आए। बेसिकली हुआ क्या, क्योंकि जो सिस्टर है वो एनवियस फील कर रही है, डर रही, जेलस फील कर रही है कि इतनी अच्छी बारात इसकी कैसे आ गई। तो बहुत मूवी टाइप ऑफ सीन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और जो लास्ट का सीन है वो तो और भी बड़ा मूवी टाइप का सीन है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the दुल्हन को बुलाया जाए, bring the bride, दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है ना। तो दुल्हन आएगी। अब क्या हुआ फिर, ठीक है, सो दुल्हन आती है, भोली क्लैड इन सिल्क इन ब्राइडल ड्रेस। तो उसकी ड्रेस कैसी है, रेड कलर की, रेड कलर का लहंगा पहना जाता है ना शादी में, आपको पता है। तो क्लैड मतलब पूरा कवर होके आती है। was led to the bride's place near the sacred fire. Sacred fire हवन कुंड के पास में उसको बिठा दिया जाता है। अब रस्में होंगी शादी की, है ना, जो भी होती है, कन्यादान होगा, फेरे होंगे, मांग में सिंदूर भरा जाएगा, मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, तो वो सारी रस्में एक करके होंगी। बट क्या इतनी प्यार से हो जाएंगी, देखते हैं। गार्लैंड द ब्राइड, अब माला पहनाओ, है ना, माला पहनाने के लिए जो रस्म करी जाती है। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रमोटेड विशंबरनाथ, तो एक प्रॉम्प्टेड, तो जो फ्रेंड्स होते हैं उनका काम होता है ना, मतलब थोड़ा पीछे से मस्ती करना, तू भी पहना दे माला, तू पहना पहले, ये सब चीजें हो रही थी कि भाई तुम माला पहना दो, गार्लैंड पहना दो। नाउ द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। तो ब्राइड ग्रूम ने, विशंबरनाथ ने एक क्या ली, येलो मैरीगोल्ड, पीले वाले जो गेंदे के फूल होते हैं बेसिकली, वो उसने उठाए। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. तो एक women ने क्या किया, जो उसके पास में थी, उसने लिफ्ट कर दिया, उठा दिया द सिल्कन वेल, घूंघट, वेल मतलब घूंघट, सिल्क का जो वेल घूंघट था उसके सर पे भोली के, वो हटा दिया, तो स्लिप कर दिया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लास। ऐसे में क्या हुआ, जब उसका जो वेल था ना, सिल्क का जो वेल था, रेशम की साड़ी जो पहन रही है, उसका जो घूंघट था, जब वो उठा तो विशंबर ने उसका फेस देख लिया। फेस देख लिया तो कोई बात नहीं, बट फेस पे क्या है, पोक मार्क्स है। विशंबर एकदम, अरे ये क्या। सो द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड, पॉइज्ड मतलब उसी जगह पे रख ही रहा, एकदम नॉर्मल हो गया, काम हो गया। बोलता है मैं नहीं पहनाऊंगा माला, तो वहीं उसके हाथ रुक जाते हैं। इन हिज हैंड्स द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। फिर से उसने पुल डाउन मतलब नीचे, तो जो भोली थी उसने फिर से अपना चेहरा छुपा लिया, मतलब बेसिकली वेल जो थी, घूंघट जो था, नीचे ले लिया। Have you seen her? said विशंबर to the friend next to him. तो विशंबर अपने फ्रेंड को बोलते, तुमने देखा इसको अभी, इसके फेस पे तो पोक मार्क्स है। फ्रेंड क्या बोलेगा, भाई तू कौन सा बहुत स्मार्ट है, तू कौन सा देवानंद हो रहा है, तेरी 50 साल का तो तू हो गया, है ना, ऑलरेडी तेरी शादी हो चुकी है, कर आगे खत्म कर, शादी करने आया है तो कर ले। She has poke marks on her face. So what? You are not a young either. तुम कोई मतलब अभी ऐसा थोड़ी है, नए नए से थोड़ी है जो शादी करनी है, यंग थोड़ी हो, ठीक है, तुम्हारी भी एज हो गई, कर लो। मे बी, ठीक है, मेरी एज है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज, 5,000। आज के टाइम में 5,000 कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ, बट जबकि ये स्टोरी है और जिस विलेज में, विलेज के किसी पर्सन के लिए 5,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। जैसे आपके लिए 5 लाख समझ लो, यहाँ पे उसना 5,000 का वैल्यू है, ठीक है। तो विशंबर बोलता है जो भी बात है भाई, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी है ना, आई वॉन्ट 5,000 रुपीज एज अ डाउरी, तभी मैं माला पहनाऊंगा, नहीं तो फिर बारात वापस चली जाएगी। एकदम मूवी वाली स्टोरी, ठीक है।
रामलाल वेंटन प्लेस्ड हिज टर्बन, उसने अपने टर्बन को नीचे रखा, वही ना, मेरी पगड़ी मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज ऐसे मत जाओ बारात छोड़ के, मेरी बेटी से फिर तो कोई शादी नहीं करेगा, अगर उसकी ऐसे शादी टूट जाएगी तो। वो सारे हिंदी मूवी ड्रामा सीन यहाँ पे होते हैं। अच्छा, ऑन दैट नोट कुछ टाइम पहले किसी स्टूडेंट ने मुझे टैग किया, इंस्टा पे एक रील बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, जिसमें आई एम नॉट रॉन्ग द हीरोइन इज महिमा चौधरी। इफ यू नो दैट हीरोइन, ज्यादा फेमस नहीं है वो, बट ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज। तो उसकी शादी हो रही है और उससे हस्बैंड जो है उसने कुछ डाउरी मांगी है, और वो एकदम से चिल्ला के पड़ती है और उठ के ये सारा सीन क्रिएट करती है जो अब आप पढ़ने वाले हो। तो वहां किसी 10th के बच्चे ने लिखा था भोली इन हर मैरिज, इन हर वेडिंग सीन। तो बिल्कुल डिट्टो सेम सीन लिया गया है, तो बिल्कुल मूवी वाला सीन है। और हमने ये तो काफी देखा है, मतलब है ना, ऐसा होता है कि लड़की की शादी हो रही है बट लड़का मना कर देता है, फिर पापा इसे ऐसे टर्बन नीचे रख के कि भाई बेटा हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारी बेटी से कौन शादी करेगा, प्लीज इसको छोड़ो मत, ऐसे जो भी चीजें हुई वो सब यहाँ होती। नो, 5,000 रुपीज एटलीस्ट। तो अच्छा, फिर क्या हुआ, रामलाल वेंटन प्लेस दिस टर्बन इज हिज ऑनर, ऑनर मतलब अपना सम्मान, एट विशंबर्स फीट, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2,000 रुपीज। तो मतलब मुझे इतना ह्यूमिलिएट मत करो, शर्मिंदा मत करो, क्या ले लो, 2,000 ले लो, 2,000 से काम चला लो, 5 लाख के 2 लाख। नो, 5,000 नहीं, मेरे को तो 5,000, 5,000 ही चाहिए, और वी गो बैक, अदरवाइज हम तो जा रहे हैं, कीप योर डॉट, अपनी बच्ची अपने पास रखो। सारे डायलॉग हिंदी मूवीज वाले, है ना, देख रहे हो ना। बी अ लिटिल कंसिडरेट, कुछ तो समझो प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माय फेस इन द विलेज। सो अभी आपको ये सुन के देखो हंसी आ रही होगी, मुझे तो पढ़ाते टाइम आ रही है, बिकॉज ये बहुत पुरानी चीजें हुई, बट काफी विलेजेस में अभी भी ऐसा हो रहा है, काफी सारे नॉट सो एजुकेटेड लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है। डाउरी की वजह से उनको लगता है कि उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, शादी टूट जाएगी, बच्ची का क्या होगा। इसीलिए जरूरी है एजुकेटेड होना। तो देखो इसके ऊपर एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ देन, आउट विद 5,000, तो फिर ठीक है, 5,000 दो, शादी कर लूंगा, फेयर डील। Tears streaming down his face. किसके? रामलाल के। रामलाल went and opened the safe and counted out the notes. गया अंदर, नोट गिने 5,000 के, बोला लो, कर लो मेरी बच्ची से शादी। तो ऐसे में ना, जब आपको पता है कि कोई डाउरी नहीं लेना, बट एकदम से सामने बोल देता है डाउरी लेने के लिए, तो ऑफ कोर्स सैड तो फील होता ही है। आई जस्ट सीन वन मूवी, नई नई सी भी तो एक मूवी है, विच इज दैट आलिया भट्ट एंड धवन, वरुण धवन की कुछ तो मूवी करके है, अमटी शर्मा की दुल्हनिया या किसी में तो है, उसमें भी सेम सीन हुआ। someone else was marrying, कुछ तो दूसरे की शादी हो रही थी, तो वहां पे वो बोलता है हम शादी नहीं करेंगे, तो बेचारा वो पापा जाता है अंदर से पैसे लेके आता है, कुछ कार वार मांग लेते हैं, फिर हमारी आलिया भट्ट आती है, हीरोइन बन के, भोली बन के आती है वो वहां पर, और सारा सीन बढ़िया सा कर देती है। ठीक है, ऐसी कुछ यहाँ पे भी होता है। क्या हुआ, he placed the bundle at the bridegroom's feet, पैसे रख दिए फीट पे, बोला प्लीज शादी कर लीजिए। ऑन विशंबर्स ग्रीड फेस अपीयर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल, तो उसके जो ग्रीडी फेस है ना, लालची फेस, उस पे एक ट्रायम्फेंट स्माइल आई। ट्रायम्फेंट मतलब जीत, विक्ट्री, जीत गए, वो बस ट्राई कर रहा था। देखो, ही हैड गैम्बल्ड, उसने बस जुआ खेला एंड वन, उसने तो बस सोचा देखता हूँ मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं लास्ट में कह दूंगा ठीक है करो, नहीं दे रहे ना पैसे, मैं भी देखता हूँ, तो आगे परेशान करूंगा भोली को। तो फाइनली वो तो जीत गया, तो उसने एक जुआ खेला, ट्राई मारा और उसको पैसे मिल गए। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, फिर बोलता है ठीक है लाओ माला दो, अब मैं शादी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि 5,000 रुपए मिल चुके हैं। तो ये भी एक तरीके से आप देखोगे तो इट्स रॉन्ग, है ना, ये आप, यू शुड नॉट डू दिस। नाउ once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. Important line of the chapter. यहाँ पे आपको भोली का ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। अब तक भोली के लिए आप क्या जानते हैं, डम्ब है, काऊ की तरह है, स्टैमर करती है, लैक ऑफ सेंस है। यहां से आपको नई भोली दिखना शुरू हो गई। तो जब विशंबर गार्लैंड डाल रहा था, भोली का जो वेल है, घूंघट है, वो उतरा फिर से, बट अर्लियर शी वॉज लुकिंग डाउन, और उसने अपना घूंघट से फेस फिर से छुपा लिया था। इस बार वो काली खेल जाएगी मतलब कि इस बार वो अपना फेस हटाई, मतलब घूंघट छुपाएगी नहीं, पूरा दिखा देगी, ले मैं मेरा फेस ढंग से देख ले, और गुस्सा करेगी खूब जोर का, बिकॉज उसको गुस्सा आ रहा है कि मेरे पापा से पैसे कैसे लिए तुमने। तो कैसे बोलती है भोली, वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक,
हटा घूंघट फ्रॉम द ब्राइड फेस, भोली के फेस थे, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, नीचे नहीं देख रही थी, शी वॉज लुकिंग अप, सामने देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी, टू हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपना जो हस्बैंड है होने वाला उसको देख रही थी। And in her eyes there was neither anger nor hate, only contempt, ना तो उसको गुस्सा आ रहा था, ना उसको हेट, ना उसको गुस्सा आ रहा था, ना उसको हेट फील हो रहा था, बस उसको डिसग्रेस फील हो रहा था विशंबर के लिए, मतलब कि उसकी रिस्पेक्ट कम हो गई, कहते ना, मतलब क्या ही है तो उसको कहते हैं कंटेम्प्ट होना, है ना, डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्ट किसी की, राइट, उसको लेके बहुत गुस्सा आ रहा था इसको कि तेरे पे क्या ही गुस्सा करना, मतलब बहुत बुरा लग रहा है, तुम हो मेरे हस्बैंड, ऐसे हस्बैंड से शादी करने वाली हूँ जो मुझे गार्लैंड पहनाने के लिए पैसे मांग रहा है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो वो अपना पूरा घूंघट उतार देती है, वहां खड़े होके अब भाषणबाजी शुरू हो जाएगी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू अ प्लेस इट राउंड the bride's neck. But before he could do so, Boli's hand stuck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. उसने एकदम से हाथ झटका और जो गार्लैंड थी वो कहा फायर में जाके गिर गई। तो क्या लिखा है, बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस, उसने गार्लैंड रेज करी राउंड नेक पे डालने के लिए, बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले वो ऐसा कर पाता, बोलीज हैंड स्टक आउट, बोली ने उसका हाथ रोक लिया और ऐसे झटका दिया, गार्लैंड गिर गई फायर में, जो अग्निकुंड था उसमें वहां जाके गिर जाती है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वे, घूंघट उठा के खड़ी हो गई, डायलॉग बाजी होगी, भोली अपना स्टेटमेंट बोलेगी। पिताजी पहला वर्ड है पूरे चैप्टर में जो हिंदी में लिया गया है पिताजी, और अभी और भी वर्ड आपको देखने को मिलेगा। सो सेड भोली इन अ क्लियर एंड लाउड वॉइस, क्लियर एंड लाउड वॉइस क्या बोलती है टू हर फादर एंड अ फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेटिव्स एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड, स्टार्टल मतलब सरप्राइज्ड, देख रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ के, टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे जो भी रिलेटिव हो, जो भी नेबर हो, उनको पता ही नहीं कि अब भोली स्टैमर करती ही नहीं है, तो सबके सब सरप्राइज हो गए उसे देख के कि बिना स्टैमर किए, बिना हकलाए भोली आज बोल कैसे गई, भोली कैसे बोली बिना हकलाए, बिना स्टैमर किए। सब लोग देख रहे हैं, तो बोलती है पिताजी, बिना डरे, बिना किसी भी स्टैमरिंग के एकदम से बोलती है। अब आगे और बोलेगी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस लो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी, बिना हकलाए बोल रही है। सब लोग आके फाड़ के देख रहे हैं, ये इसको क्या हो गया, हमें तो लगाते सीधी सीधी गाँव है, गाय है, काव है। अच्छा ऐसे में पता है क्या होता है, नो बडी इज गोइंग टू सपोर्ट द गर्ल, अगर कोई लड़की ऐसा डिसीजन ले भी लेती है ना, बोलते हाँ कैसी लड़की है, मम्मी ने क्या सिखाया, कैसी फैमिली के लोग हैं, पता नहीं कैसे टाइप की पेरेंटिंग मतलब बच्चे की अपब्रिंगिंग की गई है, तो अभी भी गलत लड़की को बताएंगे, गलती है सारा लड़का कर रहा है, राइट, उसने ही गलत किया, पैसा मांगना है एंड ऑल, बट क्या बोलेंगे, तुमको अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इज्जत का क्या होगा, अब इज्जत वर्ड भी यहाँ आपको हिंदी में दिखाई देगा, एक पिताजी और एक इज्जत, दो वर्ड है जो हिंदी से एज इट इज उठाए गए हैं स्टोरी को ट्रांसलेट करते टाइम, ठीक है। नाउ टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी। सो रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल तो थंडरस्ट्रक हो गया, थंडरस्ट्रक मतलब एकदम शॉक्ड। The guest began to whisper, सब लोग बातें बनाने लगे, so shameless, so ugly and so shameless, देखो तो सही कैसे shame नहीं है, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। Now भोली, are you crazy? shouted रामलाल, रामलाल बोलते पागल हो गया क्या, you want to disgrace your family, अपनी फैमिली को डिसग्रेस करना है, have you some regard for our इज्जत, अपने हमारी इज्जत के बारे में कुछ सोचा है तुमने, इस तरीके से जो कर रही हो, मंडप पे चिल्ला रही हो, हमारी इज्जत का क्या होगा, मतलब लड़की चिल्ला रही है अपने फेवर में, अपनी फैमिली के फेवर में, तो इज्जत याद आ रही है, अब लड़का जो कर रहा है उससे कोई इज्जत याद नहीं आ रही। तो ये भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय आपको यहाँ पे वो मतलब फीमेल और मेल में देखने को मिलेगा, किस तरीके से अपने राइट्स के लिए आवाज वॉइस आउट करना है, आवाज उठानी है, उससे रिलेटेड आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाने को आएगा, ठीक है। नाउ for the sake of your izzat, said Boli, I was willing to marry this lame old man. ये old man है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, 50 साल का बुढ़ा, इससे मैं अभी भी शादी करने को तैयार हो गई आपकी इज्जत की वजह से, ये डायलॉग भोली मारती है। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, इतना मीन, ग्रीडी, लालची एंड कंटेम्प्टेबल पर्सन, कंटेम्प्टेबल वही डिसरिस्पेक्टेड पर्सन, जिसको देख के
गुस्सा आए, है ना, बेकार लगे, यक लगे, तो ऐसी पर्सन से मैं तो बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। नाउ ऑफ कोर्स कोवर्ड है, कायर है, एज माय हस्बैंड, आई वॉन्ट, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, एकदम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसकी, इसलिए आपको चैप्टर में बहुत इजी लगेगा, राइट। तो 3 वर्ड्स उसने यूज किए, मीन, ग्रीडी, कंटेम्प्टेबल, तो दोनों तीनों वर्ड्स को आप लिखिएगा। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. कौन बोला? उसकी मदर बोली, है ना। बोली turned violently on old woman. तो अब सब लोग बोल रहे हैं, देखो हमें तो लगा था सीधी सादी गाय की तरह है, ये तो कैसी है, कितनी तेज आवाज में बोल रही है, कितना चिल्ला रही है। भोली और ज्यादा वॉयलेंट हो जाती है, उसको और गुस्सा आता है, हाँ हूं मैं। भाई वो जो सीन है ना महिमा चौधरी का, भाई उसको देखो तुम, उसमें कोई तो बोलता है उसको कि कैसे बोल रही है, तो वो और चिल्लाती है, बिल्कुल भोली वाला सीन है, या तो मूवी से ये स्टोरी कॉपी है या तो स्टोरी से वो मूवी का सीन कॉपी है, डिट्टो सीन है, देखना आप लोग। ऑल दो उसमें जो महिमा चौधरी का जो लुक है वो अच्छा है, वो तो सुंदर सी लग रही है देखने में, भोली वॉज नॉट लुकिंग ना, तो हो सकता है उसकी कुछ और प्रॉब्लम रही हो। I haven't seen the movie. I just saw that scene because किसी बच्चे ने टैग किया हुआ था इंस्टा रील पे। Now भोली और ज्यादा वायलेंट हो जाती है on the old woman. Yes आंटी, हाँ मैं हूँ, मैं shameless हूँ। You're right. You all thought I was a dumb driven cow. तुम सबको लगा मैं तो सीधी सादी गाय हूँ। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. Heartless creature किसके लिए यूज हो रहा है? आरटीसी का क्वेश्चन है, बताओ। विशंबरनाथ के लिए। तो बोलते कि हाँ मैं सीधी सादी गाय हूँ, इसीलिए ना तुम लोग मुझे चाहते थे कि इसको विशंबरनाथ से हार्टलेस क्रिएचर से मेरी शादी करो। हार्टलेस, जिसके अंदर दिल भी नहीं है, फीलिंग्स भी नहीं है, पैसे मांग रहा है मुझसे शादी करने के लिए। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। वही डम काउ जिसको आप डम बोल रहे हो, जो स्टैमर करती है, वो आज बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? और सुनना है तुमको? बिल्कुल वो मूवी में भी महिमा चौधरी ने ऐसे ही बोला, और सुनाओ, और बोलना है, और सुनना है आपको। तो एवरीबडी इज सरप्राइज, एक तो बोल रही है, ऊपर से बिना अगलाई बोल रही है। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद द पार्टी, विद हिज पार्टी, अपने लोगों के साथ बोलता है मैं तो जा रहा हूँ, मेरी बेइज्जती हो रही है। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and stuck up a closing song. तो उन्हें लगा हो गया शादी वादी होगी, तो वो क्लोजिंग सॉन्ग बारात वाला बजाने लगे लास्ट में। तो वहां बड़ा केओटिक सा सिचुएशन हो गया, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शादी होगी नहीं होगी। ऑफ कोर्स नहीं होगी बिकॉज भोली अब नहीं करेगी। Now Ramlal stood rooted to the ground. Stood rooted to the ground. Stood खड़ा रहा, rooted to the ground, उसी जगह पे जहां खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि चले, लोगों की शक्ल देखे, गांव वाले क्या बोलेंगे, बाकी के नेबर क्या कहेंगे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उसको बहुत ही डिड एक्सपेक्टेड, ऑफ कोर्स किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया ना कि ऐसे शादी के बीच में ऐसा कुछ हो जाएगा। सो हिज हेड इज बोल्ड, नीचे है, लो है, विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। किस चीज का बोझ है उसके सर पर? ग्रीफ है, दुख है, शेम है, अपनी इज्जत की चिंता हो रही है कि ये आज मेरे साथ क्या हो गया, बड़ा ही बुरा हो गया। ठीक है, ओके। नाउ द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। जब उसमें नहीं डालोगे कुछ भी तो जो फ्लेम है वो भी बुझ जाएगी, हवन कुंड भी बुझ गया। एवरीवन वाज गॉन, सब चले गए, घर घर के लोग रह गए। घर में लास्ट में थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा। रामलाल turned to Boli and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" रामलाल बोलते हैं अब क्या करेंगे तुम्हारे साथ में, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि एक बार शादी टूट गई लड़की की फिर शादी नहीं होती। सेम वो स्टेटमेंट जो पुराने टाइम पे बोले जाते थे, है ना। ऑल्दो अब तो बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, बट यहां से देखो एक और स्टेटमेंट आपको पढ़ने को मिलेगा, दैट इफ यू वांट टू कीप योर इज्जत इन योर हैंड एंड इफ यू वांट कि ऐसी चीजों में ऐसे सिनारियोस आए ना कभी कि लड़का शादी के लिए पैसे मांग रहा है, लड़की की शादी हो नहीं पा रही है, गांव वाले ऐसे सोच रहे वैसे सोच रहे। अरे भाई अपनी बच्ची को पढ़ाओ, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाओ कि ना तो उसको डाउरी देनी पड़े, ना उसको कभी ससुराल वाले इस चीज को लेके परेशान करें कि तेरे घर से ये नहीं आया, तेरे घर से वो नहीं आया। ऐसा कब पॉसिबल है? जब आपकी लड़की खुद ही पढ़ी लिखी समझदार अपने पैरों पे खड़ी हो। कहाँ आ गया पॉइंट, कहाँ चला गया? गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर आ गया ना वहीं पर सारा काम। तो देखो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका बनेगा, हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टुडे जनरेशन टू टीच देयर गर्ल और एजुकेट देयर गर्ल। was Bholi is the chapter or the Bholi is the correct example to showcase this statement? जो भी कुछ स्टेटमेंट होगा आपका, जो भी क्वेश्चन होगा उसके बेस पे ये बन जाएगा।
क्लियर है? तो आपने रादर देन बीइंग अशेम्ड ऑफ दैट मोमेंट दैट इज हैपनिंग, उस टाइम पे परेशान होने की बजाय आपको क्या करना है, अपने बच्चे को इतना काबिल बनाना है कि आगे आने वाले टाइमों में ये सिचुएशन आए ही ना। सो एवरी गर्ल नीड टू स्टडी, हर बच्चे के लिए पढ़ना जरूरी है ना? ये आप लोग करोगे तो ये क्वेश्चन इसका आएगा यहाँ से। इनफैक्ट आई थिंक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ चुका है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर इससे रिलेटेड, गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 सेट होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के, तो 2 सेट में सेम क्वेश्चन ही वाला आया था, तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है वैल्यू बेस्ड। गर्ल चाइल्ड से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसका, ठीक है? ओके, सो व्हाट अबाउट यू, क्या होगा तुम्हारा, कैसे करेंगे? भोली का आंसर देखो, बहुत अच्छा आंसर दिया भोली ने कि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं जाऊंगी अपने स्कूल में पढ़ाऊंगी। और भी कुछ है, देखो चैप्टर को पढ़ो आपको समझ आएगा। बाय द वे दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर, है ना? ये आखिरी है, राइट? देन यू विल हैव दिस आरटीसी टू डू, जो मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूँ। आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के देना, ठीक है? ओके, सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, स्टेडी शांत, काम और स्टेडी, मतलब कि सुलझी हुई आवाज में वो अपना आंसर देती है पिताजी को। जब पिताजी ने पूछा ना हम तेरे संग क्या करेंगे, तू क्या हमारे घर में पड़ी रहेगी हमेशा, वो बोलती है डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करो, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और मम्मी का केयर करूंगी घर में रह के, बिकॉज भाई तो सारे बाहर गए, है ना? बेटियों की भी सबकी शादी होगी, मैं बची, आप ओल्ड हो जाओगे तो आपके संग कौन रहेगा, मैं रहूंगी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। और क्या करूंगी, आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, वो स्कूल जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया अभी हाई स्कूल बन चुका है, तो मैं यहाँ रहूंगी और स्कूल में अपने टीचर की तरह पढ़ाऊंगी। इजंट दैट राइट मैम, इजंट दैट राइट मैम, कौन सी मैम है, याद आया? ये वही मैम है जो भोली को पहले दिन स्कूल में मिली थी, जिन्होंने भोली के हाथ में बुक रखी थी और बोला था कि बेटा आज इसको पढ़, कल और बड़ी, नेक्स्ट डे और बड़ी बुक पढ़ेगी, और एक दिन तू इतनी समझदार हो जाएगी, इतनी इंटेलिजेंट हो जाएगी कि बाकी सब लोग तेरे पे हंसेंगे नहीं बट तेरी रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब कि वो उसको अपना एक मास्टर पीस बनाना चाहती थी। मास्टर पीस क्या हो गया, मेरी बेस्ट क्रिएशन। हर किसी की लाइफ में एक बेस्ट क्रिएशन होती है। अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो एक सॉन्ग आपका बेस्ट क्रिएशन हो सकता है जो आपने खुद कंपोज किया हो, है ना? म्यूजिक कंपोजर है तो कंपोज करना, गाना है तो गाना, लिरिसिस्ट है तो लिखना, पोइट है तो पोइट्री लिखना, पेंटर है तो पेंटिंग बनाना, है ना? टीचर है तो स्टूडेंट्स का कैरेक्टर बिल्ड करना, ये हमारा मास्टरपीस हो जाता है। तो जब एक जिस बच्चे को 10 साल पहले पढ़ाया हो और 8-10 साल बाद जब वो एक आईएएस ऑफिसर बन के या कोई बड़ा अच्छा डॉक्टर बन के या जो भी बन के वो आता है सामने, तो ये हम बोलते हैं ये हमारा मास्टरपीस है, मतलब हमने ऐसा कुछ क्रिएट किया, कैरेक्टर क्रिएट किया। तो दिस इज टीचिंग प्रोफेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है इस कैरेक्टर में, इस चैप्टर में, वो भी इंपॉर्टेंट है। किसके थ्रू? वो टीचर के थ्रू। तो भोली अपने टीचर से पूछते, टीचर भी शादी में आई थी, बोलती है ठीक बात है ना मैम, मैं मम्मी पापा का ख्याल रखूंगी और अपने स्कूल में एज ए टीचर पढ़ाऊंगी, वही स्कूल जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। टीचर बोलती है द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा, टीचर कॉर्नर में खड़ी थी, शुरू से लेके एंड तक उसने सारा ड्रामा देखा कि भोली की शादी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उसको दुख था बट घर के मैटर्स में तो ऑब्वियसली कोई नहीं बोलेगा, तो शी वाज लुकिंग एवरीथिंग। यस भोली ऑफ कोर्स, फाइनली टीचर बोलती है हाँ, और उसके अंदर एक शांति, एकदम कामनेस है, शी इज फीलिंग गुड। उसको लग रहा है कि मैंने इतने टाइम भोली को जो पढ़ाया, ब्रिंगिंग करी, उसकी जो एजुकेशन में टाइम दिया, आज उसका फायदा हुआ। भोली ने करेक्ट डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। पढ़ाई का यही फायदा है ना कि आप करेक्ट डिसीजन ले पाओ, अदरवाइज क्या फायदा पढ़ने का, लिखने का। उसने अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। नाउ सो शी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके यहां तक पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है? Deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. So, जिस दिन हम कुछ एक मास्टरपीस बना रहे होते हैं, कुछ भी अच्छा, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो हमारे आंखों में कैसी चमक होती है, हमारे दिमाग में कितनी शांति होती है, हमें कितना सेटिस्फेक्शन या रिलीफ मिल रहा होता है। कंटेम्पलेटिंग, सोचना, दिमाग मतलब उस बारे में बात करना है, उस बारे के उस काम के बारे में सोचना। तो ऐसे में हम कैसा फील करते हैं? खुशी होती है। सेम खुशी इस टीचर को उस दिन हो रही थी जिस दिन भोली ने अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजन लिया। और इसी वर्ड पे ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है ना? मजेदार चैप्टर। और आई थिंक आपके पूरे
बुक का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चैप्टर है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस चैप्टर से बहुत सारे वैल्यूएबल क्वेश्चंस बनेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। तो एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, किस तरीके से जब आप किसी की अपब्रिंगिंग करते हो तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट अपनी लाइफ के डिसीजन तो करेक्ट ले। तो इसने लिया, तो टीचर वाज आल्सो सेटिस्फाइड। तो ये क्वेश्चन भी आता है दैट व्हाई डिड द टीचर कॉल भोली हर बेस्ट मास्टरपीस। मास्टरपीस इटसेल्फ इज बेस्ट, तो बेस्ट मत लगाओ, खाली मास्टरपीस। तो उसने उसको क्यों बोला? बिकॉज भोली अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजन ले पाई। तो पूरा स्टेटमेंट आप ये वाला लिख देंगे जो भी सीन क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, मेरे को तो बहुत पसंद आता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे लेसन है एक ही चैप्टर के अंदर जो आपने सीखने हैं। और भोली की जो लाइफ है, आप देखो कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में, इंडियन फैमिलीज में जो आ, बहुत जनरल कॉमन है, ऐसे ही होता है। लड़की बड़ी होती है, पेरेंट्स को शादी की चिंता होने लगती है, रादर देन कि उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसकी शादी कैसे होगी, उसका पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो, राइट। डाउरी में क्या क्या देना है इससे शुरू कर दो। तो वो मेंटालिटी चेंज करना है पेरेंट्स को कि इसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दो, खुद कर देगी अपने लेवल पे जो भी करना है। और काय बात की इज्जत, कौन है वो चार लोग जो इज्जत के बारे में सोचते हैं राइट। मिले तो कभी नहीं। तो वो जो मीम आपने देखा होगा इंस्टा व्हाट्सएप पे बहुत चलता है। तो बेसिकली इन चीजों को आपको, जो आपके प्रेजुडिस है, ओल्ड ट्रेडिशन है, उनको आपको क्या है, ब्रेक इवन करना है और आगे बढ़ना है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस इसमें से करेंगे। बाकी दिस इज द आरटीसी फॉर यू। इसके जो आंसर है मुझे चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में दीजिए। दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। आई होप आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया है। हम लोगों की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं। बिकॉज चैप्टर ही ऑलरेडी 1.5 घंटे का हो गया, यू हैव सीन दिस ऑलरेडी, है ना। बहुत लंबा चैप्टर है, ये काफी बड़ा चैप्टर है ऑल्दो। सो वी विल बी कंप्लीटिंग द आरटीसी and question answers in a separate video in the series of question answer, and you can post your questions in the comment section. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालो। लास्ट तक वीडियो देखा है तो थम्स अप दिखा के जाना, सो दैट मुझे समझ आ जाएगा आपने लास्ट तक वीडियो देखा। ठीक है, that is it in today's video. I will meet you very soon in the next video. Till then, bye everyone and take care.